हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। माई सेल्फ उमेश राव। तो जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आज मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैं एनालिसिस कराने वाला हूं डियर। अभी तक मैं मॉड्यूल 3 में जो टॉपिक्स कवर किया है उन टॉपिक्स के ऊपर, राइट। तो एक बार मैं रिकॉल करता हूं कि देखिए तो हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर किए हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ मॉड्यूल 3, राइट। देन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस एंड लैमेस थ्योरम। तो इन टॉपिक्स के ऊपर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, राइट। जो कि डिफरेंट जेई एग्जाम्स की बात होगी, डिफरेंट एई एग्जाम्स की बात होगी, राइट। तो आप देखेंगे डियर, है ना, मैं जो भी कंसेप्ट का डिस्कस किया हूं इन टॉपिक्स को लेके, राइट, उन सारे कंसेप्ट्स को आप कनेक्ट कर पाएंगे डिफरेंट जेई एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, डिफरेंट एई एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। समझ रहे हैं क्या बात को, राइट। तो ये जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जस्ट लास्ट लेक्चर में आपसे मैं डिस्कस किया था। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम डिफरेंट कंडीशंस में बात करते हैं डियर, राइट। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जब मैं कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के कंडीशन में नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने होते हैं, ऐसा यदि मैं आपसे पूछूं तो आपको समझ में आना चाहिए डियर, राइट। आपको समझ में आना चाहिए कि जब मैं कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम की कंडीशन में बात करता हूं, जब मैं बात करता हूं नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम की कंडीशन में बात करता हूं, जब मैं बात करता हूं नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम की कंडीशन में बात करता हूं कि नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने होंगे, तो आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए डियर, क्योंकि मैं इन सारी बातों के ऊपर बहुत ही अच्छे वे में डील करके रखा हूं, पूरे कंसेप्ट को क्लियर करके रखा हूं, वो भी प्रूफ के साथ। इज दैट क्लियर? ओके। तो आज की इस लेक्चर को ओपन करने से पहले यदि आप लास्ट के लेक्चर्स नहीं देखे होंगे जिसमें इन टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ हूं, तो उन लेक्चर्स को तो भैया पहले आप देख लीजिए, राइट। आप प्रॉपर एक नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा डियर। तो उसके बाद आज के इस लेक्चर को ओपन करेंगे, राइट, तो आप फील कर पाएंगे डियर, कंसेप्चुअली फील कर पाएंगे, राइट, इन टॉपिक्स को जब मैं क्वेश्चंस में एनालिसिस कराऊंगा। तो इज दैट क्लियर? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ये रहा स्क्रीन में पहला क्वेश्चन। बहुत बेसिक से मैं क्वेश्चंस का सीरीज लेके आता हूं डियर, राइट, और पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होंगे, देखिएगा, डिफरेंट जेई डिफरेंट ए एग्जाम, राइट। ये जो क्वेश्चंस है ये डीएमआरसी जेई एग्जाम 2018 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चंस है। क्लियर बात है क्या? तो चलिए, a system is said to be in equilibrium when the resultant of all forces acting on it is, right। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेगेटिव, ऑप्शन बी इन्फिनिटी, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 1। क्लियर है क्या बात? ओके। तो मॉड्यूल 3 का सबसे पहला टॉपिक था क्या, ये बताइए। तो इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम को हम डिफाइन कैसे किए थे, याद किए तो जरा, राइट। तो हम इक्विलिब्रियम को डिफाइन किए थे भैया, स्टेट ऑफ बैलेंस और स्टेट ऑफ स्टेबल सिचुएशन, मतलब जहां पे कोई इफेक्ट की बात होगी ही नहीं। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके। तो भैया यहां पे आप बताइए कि ये जो रिजल्टेंट की बात हम करते हैं, तो दिस इज एक्चुअली द इफेक्ट, तो इफेक्ट की बात होगी ही नहीं, तभी हम बोलते हैं क्या, बैलेंस्ड स्टेट, हम बोलते हैं स्टेबल सिचुएशन, जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो वही बात हुई है भैया कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन इट, किसमें, बॉडी में। क्लियर है? क्या होगा, किस कंडीशन में, जब उसको हम इक्विलिब्रियम में कहेंगे, जब हम उसको इक्विलिब्रियम में कहेंगे। समझ रहे हैं क्या बात को? जिसमें बॉडी है ना, बॉडी में फोर्सेस लगाया जाएगा, या फिर मैं बोलूं सिस्टम में फोर्सेस लगाया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, राइट। उसके लिए रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 1 होना। तो भैया कोई इफेक्ट की बात नहीं होगी। मतलब सर हम लोग तो बहुत आसानी से बता पाएंगे सर, यहाँ पे आंसर सी होना चाहिए। यस डियर, यस, क्योंकि नो इफेक्ट मतलब 0 इफेक्ट। तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी व्हाट, आंसर सी। इज दैट क्लियर? तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा स्क्रीन में नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा, कनेक्ट कर पा रहे हैं? ओके।
बिल्कुल कनेक्ट कर पाएंगे डियर, बिल्कुल कनेक्ट कर पाएंगे। लास्ट के लेक्चर्स आप देखे होंगे, प्रॉपर फॉलो करते आ रहे होंगे सभी लेक्चर को सीक्वेंस में, राइट? तो हर एक कंसेप्ट को आप कनेक्ट कर पाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में। समझ पा रहे हैं क्या बात को? ओके, तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 बात कर रहा हूं, ये ना आपके एसएससी जेई फर्स्ट शिफ्ट में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है 2018 में। क्लियर है क्या बात? क्लियर है? ओके, तो रीड करिए। तो when the position of the body is either in rest or in uniform velocity, समझ रहे हैं क्या बात को? when the position of body is either in rest or in uniform velocity, क्लियर है? ओके, यहां पे एक्चुअली वेलोसिटी के बाद एक टर्म छूटा हुआ है, वेलोसिटी के बाद है भैया मोशन, ठीक है, एक वर्ड छूट गया था। तो भैया when the position of the body is either in rest or it is in uniform velocity motion, then the body is said to be in the what? Option A rest, option B uniform motion, option C rotational motion, option D equilibrium। बहुत गजब का क्वेश्चन है डियर, ये बहुत गजब का क्वेश्चन है। क्लियर है? ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस क्वेश्चन में मिस्टेक करेंगे। आ रही बात समझ में? तो आपको ये समझ में आ रहा होगा इस क्वेश्चंस को पढ़ के, राइट, कि ये ना न्यूटन्स लॉ की तरह बात कर रहा है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की तरह। यदि आप मेरा लेक्चर नंबर 2 देखे होंगे, फंडामेंटल ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पार्ट 1, तो आपको बिल्कुल ये ध्यान में आ रहा होगा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो यही कहता है ना भाई कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, कोई बॉडी कंटिन्यूअसली मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ तो मोशन करता रहेगा। तो इसका मतलब क्या होता है? अरे भाई वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मतलब उसमें कोई इफेक्ट की बात हो ही नहीं रही है। यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज वो 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है तो वो 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ मोशन करता ही रहेगा, मतलब वहां पे कोई इफेक्ट की बात हो ही नहीं रही है। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो ऐसे सिचुएशंस को हम क्या बोलेंगे? ऐसे सिचुएशंस को हम क्या बोलेंगे बताइए तो जरा। अरे ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं भैया नो इफेक्ट का सिचुएशन, मतलब बैलेंस स्टेट का सिचुएशन, स्टेबल स्टेट का सिचुएशन। तो सर ये रेस्ट वाला तो हमको समझ में आ रहा है, ये रेस्ट वाला सिचुएशन तो हमको समझ में आ रहा है कि नो इफेक्ट या फिर बैलेंस स्टेट, रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा। लेकिन सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, मतलब मोशन की बात कर रहा है, तो मोशन में क्या बैलेंस स्टेट की बात होगी क्या? क्या वहां पे इक्विलिब्रियम स्टेट की बात होगी क्या? तो इक्विलिब्रियम का मीनिंग यदि आपको समझ में आता है तो आप बिल्कुल इस बात से भी क्लियर रहेंगे डियर कि रेस्ट स्टेट में स्टेबल सिचुएशन आप फील कर पाओगे, सिमिलरली मोशन स्टेट में भी आप स्टेबल सिचुएशन को, बैलेंस स्टेट को, जिसको आप इक्विलिब्रियम बोलते हो, उसको भी आप फील कर पाओगे। इज दैट क्लियर? तो सर कैसे? अरे अभी तो बताया ना जी, यहां पे भैया यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन की बात कर रहे हैं, मतलब बॉडी का जो वेलोसिटी है वो थ्रू आउट द मोशन उतना ही रहेगा, कंटिन्यूअसली वही वेलोसिटी के साथ मोशन करता रहेगा। तो ये कब तक ऐसा होगा? जब तक कि उसमें कोई इफेक्ट ना हो, और जब तक कि उसमें कोई इफेक्ट ना आए, इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, जब तक कि कोई उसमें फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो बताइए यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मोशन बोलो, राइट, या फिर रेस्ट स्टेट में बोलो, तो कोई बॉडी ऐसे कंटिन्यूअसली बना हुआ है, रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में, वो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे डियर? बैलेंस्ड सिचुएशन, स्टेबल सिचुएशन। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, जिसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। तो सर क्या यहां पे हम आंसर डी करने वाले हैं क्या? बिल्कुल डियर, आंसर डी करने वाले हैं। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, क्लियर है?
क्योंकि भैया रेस्ट की बात तो आप करोगे नहीं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है आपको, बड़ा केयरफुली इस क्वेश्चन को आंसर करने में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, राइट। ठीक है, क्वेश्चन तो आसान है लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो यहां पे भैया पोजीशन ऑफ बॉडी है ना, या तो रेस्ट में है या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन कर रहा है, तो उसको उस बॉडी को क्या कहा जाएगा? रेस्ट में कहा जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन में कहा जाएगा, रोटेशनल मोशन में कहा जाएगा, इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो भैया यहाँ पे रेस्ट की बात हुआ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन का ही बात हुआ, तो इस बॉडी को रेस्ट में कहोगे तो ये ऑप्शन तो है, ऑप्शन ए तो है। यूनिफॉर्म मोशन बोलते तो ऑप्शन बी भी है। इज दैट क्लियर? ओके, तो रोटेशनल मोशन बोलोगे तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। तो ठीक है, यदि आप चाहते हो कि, देखिए बड़ा केयरफुली ना, आप थोड़ी देर के लिए ऐसा सोच सकते हो कि सर रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन दोनों की बात हुई है, तो यहाँ पे ए की भी तो हम आंसर कर सकते हैं, बी का भी तो आंसर कर सकते हैं। समझ रहे हैं क्या बात को? तो इस सिचुएशन में यदि मैं बात करूं, है ना, अभी ऑप्शन डी को भी आप भूल जाइए, तो सी बी ए में बात करें तो ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता, ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, जिस तरह क्वेश्चन की बात हुई, क्योंकि रेस्ट की बात हुई और यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन की बात हुई, तो या तो रेस्ट बोलोगे या तो यूनिफॉर्म मोशन बोलोगे, राइट। तो भैया यहां पे ऐसे सिचुएशन में देखो, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में दो तरह के ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। ऐसा यदि आप सोचते हैं तब की बात बोल रहा हूं मैं जस्ट आपके थॉट प्रोसेस को, है ना, फील करा रहा हूं, ऐसा आपके दिमाग में चलता है जब आप एग्जाम में बैठे रहते हैं। क्लियर है? ओके, तो ऐसे सिचुएशन में जब भी आपको लगे कि मोर देन ऑप्शंस करेक्ट हो रहा है सर, ऐसा मेरे को लग रहा है, तो आप ना मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर की तरफ जाएंगे, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर की तरफ जाएंगे। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा बताइए? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ए तो नहीं होगा, बी तो नहीं होगा, होगा तो डी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बिल्कुल सर, आगे बढ़िए। तो ये रहा स्क्रीन में नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। ये क्वेश्चन डीएमआरसी जेई 2018 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है डियर, राइट। बड़ा ही मस्त प्यारा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन दो बार आए हुए हैं अभी। जिस तरह भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूं, तो दो तरह के एग्जाम में यही क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा उसका स्टाइल अलग है, उसका स्टाइल अलग, देखिएगा, राइट। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है ये। ओके, यदि इक्विलिब्रियम का मीनिंग आपको समझ में आता है, समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत, है ना, कॉन्फिडेंटली, कंसेप्चुअली सही तरीके से डील कर पाएंगे। सर बताइए तो, विच इक्विलिब्रियम इज यूज्ड फॉर टू फोर्सेस? क्लियर है? तो इक्विलिब्रियम को हम बॉडी के लिए भी डिफाइन करते हैं, फोर्सेस के लिए भी डिफाइन करते हैं। समझ रहे हैं? ओके, तो भैया टू फोर्सेस के लिए कौन सा इक्विलिब्रियम, या फिर, है ना, टू फोर्सेस के लिए इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना है, तो इन फोर ऑप्शंस में से कौन सा डिफाइन करेगा इन टू फोर्सेस के इक्विलिब्रियम को? समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, मतलब यहां पे बात हुई है भैया ऑप्शन ए में सेम लाइन ऑफ एक्शन। ओके, सेम लाइन ऑफ एक्शन में हो, मतलब टू फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो। क्या ऐसा सिचुएशन डिफाइन करेगा इक्विलिब्रियम को इन टू फोर्सेस के लिए कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तब डिफाइन करेगा, कि अपोजिट इन डायरेक्शन हो, तब डिफाइन करेगा, कि ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन, कि सभी सिचुएशंस को होना चाहिए, मतलब इन सभी ऑप्शंस को होना चाहिए इक्विलिब्रियम डिफाइन करने के लिए टू फोर्सेस को क्या होना चाहिए? व्हाट विल बी करेक्ट ऑप्शन, क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ओके, तो इक्विलिब्रियम का साधारण से शब्दों में मैं मीनिंग बताया था, आज भी अभी भी बता रहा हूं, राइट, कि इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट द स्टेट ऑफ बैलेंस और स्टेबल सिचुएशन। एक स्टेट को डिफाइन करता है जिसमें स्टेबल सिचुएशन की बात होती है,
जिसमें बैलेंस्ड स्टेट की बात होती है। क्लियर है? ओके, तो देखिएगा, टू फोर्सेस आपस में यदि बैलेंस हो जाए, टू फोर्सेस यदि आपस में बैलेंस हो जाए तो सिंपल सी बात है भैया, मैं क्या बोलूंगा कि वो टू फोर्सेस कैसा है, इक्विलिब्रियम में। इस तरह से लॉजिक लगाइए आप, राइट? समझ रहे हैं? ओके, तो इस क्वेश्चंस के आंसर को जब करने जाते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो बहुत मिस्टेक करते हैं। समझ रहे हैं क्या बात को? क्योंकि ना इसमें से ऐसा लग रहा है कि सभी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, राइट? तो कई बार सभी ऑप्शन में करेक्ट है ना, सभी ऑप्शन, जो ऑप्शन डी बता रहा है कि ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इज करेक्ट, इसको ना करके इस ऑप्शन डी को आंसर ही ना करके, है ना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी में से किसी एक को कर देते हैं तो गलत हो जाता है फिर, राइट? तो इसको फील करते हैं ना भाई, इसको फील करते हैं। क्लियर है? ओके, तो भैया मैं फोर्स F1 की बात कर रहा हूं, फोर्स F2 की बात कर रहा हूं, राइट? तो ये दोनों आपस में बैलेंस कैसे होंगे, राइट? तो सिंपल सी बात है, सपोज कीजिए ये F1 का जो मैग्नीट्यूड है भैया ये 10 न्यूटन है। क्लियर है क्या बात? ओके, और ये भी कैसा है, 10 न्यूटन है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस को जब मैं डिफाइन किया था तो याद कीजिए, तो हम ऐसे भी डिफाइन किए थे क्या, बताइए तो, कि फोर्सेस यदि बैलेंस हो जाता है, और बैलेंस हो जाता है मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस आर बैलेंस्ड, दोनों, देन वैसे फोर्सेस को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। यही तो डिफाइन करना है। तो भैया ये बैलेंस कैसे करेगा, बताओ, ये बैलेंस कैसे करेगा? क्लियर है? दोनों फोर्सेस बैलेंस कैसे करेगा एक दूसरे को? तो जैसे कि मैं भी टू फोर्सेस की बात कर रहा हूं, तो बैलेंस करेगा, इसके लिए जरूरत है भैया सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो यहां पे मैं सेम मैग्नीट्यूड की बात तो किया हूं, बिल्कुल, लेकिन अलजेब्रिक सम करके देखो कितना होगा, ये 20 + 20 हो जाएगा, तो बैलेंस होना किया ये, अरे बैलेंस होना किया। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको कुछ पॉजिटिव फोर्सेस की बात, कुछ पॉजिटिव फोर्स की बात करना होगी, कुछ नेगेटिव फोर्स की बात करना होगी। मतलब किसी एक को आप पॉजिटिव में बात करोगे, किसी एक को नेगेटिव में बात करोगे। समझ रहे हैं? तो अभी तक जैसे मैं फोर्स के एग्जांपल लिया, मैग्नीट्यूड की बात किया, प्लस माइनस की बात किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया यहां पे ना, यहां पे सेम मैग्नीट्यूड की बात किया हूं, सेम मैग्नीट्यूड की बात किया हूं, राइट? प्लस माइनस की बात कर रहा हूं, मतलब ये डायरेक्शन को बताएगा। क्लियर है? ओके, तो यहां पे अपोजिट डायरेक्शन की भी बात किया हूं मैं, अपोजिट डायरेक्शन की भी बात किया, बिल्कुल, सेम मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन। ओके, ये दोनों बात किया हूं, और इससे मेरे को ये समझ में आ रहा है कि बैलेंस सिचुएशन की बात होगी, बैलेंस सिचुएशन की बात होगी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ओके, और इसके लिए ये भी जरूरी है, मतलब हमको भैया इक्विलिब्रियम कहने का मतलब बैलेंस के साथ साथ स्टेबल भी तो बोलते हैं ना, तो स्टेबल। क्लियर है क्या बात? ओके, सपोज कीजिए मैं इसी को ऐसे बॉडी में इस तरह से अप्लाई करता हूं। क्लियर है क्या बात? बॉडी की किसी प्लेन में इस तरह से बात करता हूं, कैसा? देखो, सेम मैग्नीट्यूड मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन, राइट? तो ये हो गया +10 और ये हो गया -10। क्लियर है बात? +10 न्यूटन, -10 न्यूटन। इस तरह से यदि बात करता हूं तो इसका लाइन ऑफ एक्शन, इसका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, अलग अलग है, राइट? बिल्कुल। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या बात करते हैं, बताइए? तो कपल की बात करते हैं क्या? तो बताइए, बताइए डियर, ये इक्विलिब्रियम में बात होगी क्या? अरे नहीं होगी ना, ये इक्विलिब्रियम में बात नहीं होगी। देखो, मैं चाहता तो डायरेक्ट मैं बोल देता भैया ये आंसर ये होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, इस तरह से मैं आपको ना फिल कराते हुए क्वेश्चंस को कैसे आपको हैंडल करना है, मैं यदि क्वेश्चंस 3 को है ना 3 to 4 मिनट तक डिस्कस कर रहा हूं, जो कि 5 सेकेंड में आंसरिंग करने का काम है, लेकिन मैं 3 to 4 मिनट डिस्कस करूं, इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के वैरायटी के क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे आपको ध्यान में रखना है, कैसे आपको है ना ध्यान में रखना है भैया कि उस क्वेश्चंस में आपसे मिस्टेक ना हो आंसरिंग करने में। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो ये क्या फॉर्म कर देगा? कपल को फॉर्म कर देगा। बताइए तो
कपल को फॉर्म कर देगा, और कपल को फॉर्म कर देगा मतलब ये मास सेंटर के बाद रोटेशन इफेक्ट देखने को मिलेगा, और रोटेशन इफेक्ट देखने को मिलेगा मतलब यहाँ पे बैलेंस स्टेट की बात नहीं होगी, इक्विलिब्रियम की बात नहीं होगी। क्लियर है? ओके। तो सर आप यहां पे ये बोलना चाह रहे हैं क्या कि बैलेंस होने के लिए राइट यहां पे इसके लाइन ऑफ एक्शन को एक ही लाइन के अलांग होना चाहिए क्या सर? इस तरह से। बिल्कुल डियर, आप यदि ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लाइक दिस। क्लियर है? इस तरह से सेम लाइन ऑफ एक्शन में होना चाहिए, इस तरह से। ये हुआ -10 और ये हो गया +10, सेम लाइन ऑफ एक्शन में होगा ये दोनों फोर्स राइट, तभी ये क्या कर पाएगा? बैलेंस कर पाएगा, सेम लाइन ऑफ एक्शन एज पर द गिवन क्वेश्चन। ऐसे एज पर द गिवन क्वेश्चन, सेम लाइन ऑफ एक्शन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो सर इतना यदि हम डिफाइन करते हैं टू फोर्सेस को इक्विलिब्रियम में बोलने के लिए तो क्या सफिशिएंट है क्या? यस डियर, यस, इतना सफिशिएंट है। तो बताइए, सेम लाइन ऑफ एक्शन की बात हो रही है तो ये भी तो सही हो सकता है, ये भी तो सही हो सकता है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड की बात हो रही है मतलब आप देख पाएंगे ये भी सही हो सकता है। अपोजिट इन डायरेक्शन की बात हो रही है तो देख पाएंगे अपोजिट इन डायरेक्शन की बात हो रही है। तो यहां पर भी हो रहा था, लेकिन हम इसको आंसर नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे बैलेंस की बात नहीं होगी। नॉट बैलेंस, नॉट बैलेंस। इज दैट क्लियर? ओके, बिल्कुल बिल्कुल। इफेक्ट 0 होना चाहिए भाई, ये तो रोटेट कर जाएगा। अपोजिट इन डायरेक्शन बोले तो अपोजिट इन डायरेक्शन तो है, अपोजिट इन डायरेक्शन तो है, ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन में ये भी है, ऑल ऑफ द अबव। तो यस सर, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। बिल्कुल, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो आप किसी सिंगल ऑप्शन को आंसर नहीं करेंगे, आंसर नहीं करेंगे, आप करेंगे सभी ऑप्शन को ऐसे क्वेश्चंस में। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बिल्कुल सर, समझ में तो आ रहा है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था ना। अब दिखाता हूं मैं यही सेम क्वेश्चंस और आया हुआ आपके ये है ना, देख पाएंगे। ये यूपीपीएससी एग्जाम 2018 में फ्रेम किया गया था इसी क्वेश्चंस को राइट। स्टाइल डिफरेंट हो गया। देखिए तो, अ रिजिड बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। देखो, टू फोर्सेस की बात कर रही है। अ रिजिड बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस ओनली, टू फोर्सेस ओनली राइट। तो भैया रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा जब उसमें ओनली टू फोर्सेस एक्ट कर रहा हो, तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। व्हेन, जब ऑप्शन फोर्सेस हैव सेम मैग्नीट्यूड, बिल्कुल ये तो सही बोल रहा है। सेम लाइन ऑफ एक्शन, बिल्कुल सही बोल रहा है। सेम सेंस, नो सर अभी तो आप बताएं, सेम सेंस की बात नहीं करेंगे। सेम सेंस मतलब सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में बात करोगे तो भैया वो बैलेंस कैसे करेगा? बैलेंस कैसे करेगा? ये तो सही है, सेम मैग्नीट्यूड, सेम लाइन ऑफ एक्शन, ये तो सही है, लेकिन सेम सेंस की बात नहीं करेंगे। मतलब ये जो ऑप्शन ए है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। ऑप्शन बी की बात करते हैं, फोर्सेस हैव सेम मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सही बात, एंड सेम लाइन ऑफ एक्शन, ये तो हो सकता है, बी ऑप्शन हो सकता है राइट। लेकिन और भी आगे बात करते हैं, और भी आगे बात करते हैं राइट। ये बी हो सकता है, भी मैं इसको छोड़ के रख रहा हूं राइट। जैसे डी की बात करें तो फोर्सेस हैव सेम मैग्नीट्यूड, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट बात। लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? तो सी की तरफ जाते हैं। फोर्सेस हैव सेम मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सही बात। सेम लाइन ऑफ एक्शन, बिल्कुल सही बात। इतना बात तो ये ऑप्शन बी में भी हुआ था, लेकिन और कुछ बात हुई है। एंड अपोजिट सेंस, यस ये भी सही बोल रहे हैं राइट। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन की तरफ यदि आप जाओगे, क्लियर है, आ रही बात समझ में? तो कौन सा ऑप्शन होगा पता है आपके पास? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। सर ऐसा क्यों? अभी तो बताया था डियर कि सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेम लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, मतलब अपोजिट सेंस होना चाहिए। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, तो
यहां पे सेम मैग्नीट्यूड की बात हुई, सेम लाइन ऑफ एक्शन की बात हुई, लेकिन एक और टर्म था जो इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने वाला है, जो कि अपोजिट सेंस की बात कर रहे हैं, वो यहां पे नहीं था बी पे, तो बी ऐसी गलत, एलिमिनेट करना होगा आपको। डी की बात की तो सेम मैग्नीट्यूड की बात तो होगी, बिल्कुल सही बात, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर में तो आप देखोगे तो सभी जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाइड करे ना, ऑप्शन सी, बिल्कुल, तो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आंसर विल बी सी। बिल्कुल सर, मजा आ गया, सुपर क्वेश्चन आ गया ये। तो फिर क्वेश्चन नंबर 5, राइट। तो अभी तक इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के ऊपर था क्वेश्चंस 1 to 4, क्वेश्चन 1 to 4, राइट। एवरी कंसेप्ट को हम लोग फील करेंगे डियर क्वेश्चन में, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। अब इधर मैं डिस्कस करूंगा क्या, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, राइट। हमने डिस्कस किए हुए ऑलरेडी कंसेप्ट को जी। अब देखते हैं क्वेश्चंस में, डायरेक्ट क्वेश्चंस देख पाएंगे आप, क्लियर है। ये जो क्वेश्चंस है एमपी, राइट, मध्य प्रदेश इंजीनियर जेई 2011 में फ्रेम किया हुआ था इस क्वेश्चन को, और साथ ही साथ उत्तराखंड जेई 2013 में भी फ्रेम किया हुआ था, क्लियर है, ओके। तो रीड करिए, इन केस ऑफ, वेरी केयरफुली ना, वेरी केयरफुली, इस नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आपको बताना है भैया, तो कंडीशंस प्रॉपर समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कंडीशंस की बात हुई है, क्लियर है। तो नंबर ऑफ कंडीशंस में हमने बात की थी स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, राइट। तो इन केस ऑफ कनकरेंट, देखो कनकरेंट की बात हुई, इन केस ऑफ कनकरेंट एंड कोप्लेनर फोर्सेस, राइट, द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज, द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज, तो इक्विलिब्रियम मतलब इफेक्ट जीरो, क्लियर। तो ऐसे कुछ इक्वेशन की बात होती है जो इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेगा, जीरो इफेक्ट को डिफाइन करेगा, उसी को बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन ना, क्लियर है। अरे बस समझ में, और इसी को बोल दिया इन टर्म्स ऑफ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब तो वही है, राइट। तो बेसिकली आपको भैया कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स सिस्टम की बात हो रही है, और इसमें बताना है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो बताइए तो जरा, कनकरेंट, कोप्लेनर कनकरेंट मतलब सिर्फ फोर्स इक्वेशन की बात होती है क्या, बताइए तो। कनकरेंट की बात होती है तो बिल्कुल सर सही बोल रहे हैं आप, कोप्लेनर की भी बात हो रही है, मतलब अब फोर्स इक्वेशन की तो बात होगी, लेकिन कितने, कोप्लेनर में, प्लेन में, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, यदि एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, वाई जेड प्लेन की बात कर रहे हैं तो वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन, जेड एक्स प्लेन की बात करें तो जेड डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन, ऐसे इन डायरेक्शन में नेट फोर्स को जीरो होना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे क्या, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, मच बेटर स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो भैया यहां पे ये कंडीशन जो है, इक्वेशन किस फॉर्म में दिया पता है, समेशन एच की बात हुई है, समेशन वी की बात हुई है, समेशन एम की बात हुई है। तो एच बेसिकली क्या बता रहा है पता है, ये जो एच है ना, बेसिकली आपको एक्स एक्सिस को डिफाइन कर रहा है, वी जो है आपके पास वाई एक्सिस को डिफाइन कर रहा है, समझ रहे हैं क्या बात, क्लियर है। मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हैं क्या कि आप जैसे बताए थे डिफरेंट प्लेन्स के लिए कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स सिस्टम की बात होती है, तो वहां पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन ऐसे बताए थे आप, तो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में बात कर रहे हैं क्या, बिल्कुल डियर, बिल्कुल समझ रहे हैं क्या बात को, ये है एक्स वाई प्लेन, जिसको आप बोलते हैं क्या, वर्टिकल प्लेन बोलते हैं आप इसको, क्लियर है। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, वेरी केयरफुली, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ओके, ये रहा इस तरह से, समझ रहे हैं क्या बात को, ओके। तो y मतलब वर्टिकल, x मतलब हॉरिजॉन्टल, तो नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को बता रहा है कौन, समेशन h, बोले तो ये बताएगा आपको समेशन fx को, क्लियर। नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नेट फोर्स इन y डायरेक्शन को बता रहा है, क्लियर बात। जीरो की बात करेंगे इस तरह से, तो ये इस तरह से जीरो की बात करेंगे इस तरह से, तो ये भी ऐसा जीरो की बात होगी,
क्लियर है? ओके, तो कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम का कंडीशन, नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, मतलब सिर्फ फोर्स इक्वेशन की बात होती है, और प्लेन में बात हुई तो दो ही बात होगी, समेशन fx इक्वल टू 0, समेशन fy इक्वल टू 0, यदि हम एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं। एज पर दी क्वेश्चन एक्स वाई प्लेन का ही बात हो रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की बात हो रही है। तो सर क्या यहां पर हमारा जो आंसर होगा, क्या ये बी होगा क्या सर? बिल्कुल डियर, बिल्कुल। क्या होगा बताइए? तो बी होगा, क्योंकि यहीं पर है आपकी फोर्स इक्वेशन की बात हुई है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो ए क्यों नहीं हो सकता? ए क्यों नहीं हो सकता? तो ए इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे मोमेंट इक्वेशन का भी बात हो रहा है, फोर्स इक्वेशन के साथ साथ मोमेंट इक्वेशन का भी बात हो रहा है। तो ये किस कंडीशन में बात होती है? जब कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम की बात होती है, तब बात होती है क्या? नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0, नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन 0, नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट मच बेटर, राइट, इक्वल्स टू 0। क्लियर है? आ रही बात समझ में? ये होता कोप्लेनर नॉन कंकरेंट की बात करते हैं, लेकिन हमने को बात हुआ है कोप्लेनर, बताइए तो कोप्लेनर कंकरेंट, राइट। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट, ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आया डियर, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे देखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 बिहार जेईई 2016 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है। यहां भी वही बात हो रही है, द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस आर। अभी तो जस्ट बता दिए थे सर आप, वैसे भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं सर, मैं तो बता दूंगा सर। तो यहाँ पे कोप्लेनर की बात हुई, नॉन कंकरेंट की बात हुई, और नॉन कंकरेंट मतलब मूवमेंट इक्वेशन की तो बात होगी होगी, राइट। यहाँ भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के टर्म्स में दिया हुआ है आपके पास जो इक्वेशन है, वो समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो टू फोर्स इक्वेशन की बात होती है सर कोप्लेनर में, नॉन कंकरेंट, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम की कंडीशन में टू फोर्स इक्वेशन की बात होती है, और नॉन कंकरेंट के कारण एक मोमेंट इक्वेशन की बात होती है, और यही कंकरेंट होता है तो सिर्फ टू फोर्स इक्वेशन की बात होती है। जस्ट पिछला क्वेश्चन समझ रहे हैं? तो यहां पर ना फोर्स इक्वेशन की बात होगी 2 और 1 मोमेंट इक्वेशन की बात होगी। तो ऐसे ऑप्शन कौन सा बताइए तो? यस, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में? ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो ऑप्शन ए है ना, ये जस्ट क्वेश्चन नंबर 5 वाला जो अपन आंसरिंग किए थे वो है, ये समझ रहे हैं, जो कि कोप्लेनर कंकरेंट का कंडीशन था, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस का कंडीशन था। ओके फाइन, बिल्कुल। तो आंसर डी विल बी करेक्ट, आंसर डी विल बी करेक्ट। फील कर पा रहे होंगे डियर, फील कर पा रहे होंगे आप कंसेप्चुअली हर एक कंसेप्ट को, जब मैं क्वेश्चंस में आपको अप्लाई करके दिखाता हूं, राइट, तो आप फील कर पाते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल फील करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के ऊपर क्वेश्चन है। ये एसएससी जेईई 2015 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है, राइट। बड़ा केयरफुली, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मिस्टेक करते जब नंबर ऑफ ऐसे ऑप्शन दिख जाते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का। क्लियर है? ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यहां पे बात हो रही है व्हाट आर द इक्विलिब्रियम कंडीशंस। इक्विलिब्रियम कंडीशंस मतलब समझ में आता है ना, वही बेसिकली इक्वेशन की बात कर रहे हैं जो हम इक्वेशन डिराइव किए हैं, राइट। व्हाट आर द इक्विलिब्रियम कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर अ पार्टिकल, और पार्टिकल मतलब आपको समझ में आना चाहिए, मैं अभी से बताते भी आ रहा हूं कि है ना, पार्टिकल को हम लोग डिफाइन करते हैं भैया, ठीक है, डायनेमिक में बात करते हैं। क्लियर? ओके, लेकिन पार्टिकल कुछ भी नहीं, बॉडी ही है, बॉडी है, बट वेरी इन्फिनिटली स्मॉल थिंग, इस तरह से डिफाइन करते हैं जिसका होल मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेट किया जाता है, अज्यूम किया जाता है। समझ रहे हैं? तो फिलहाल आपको इसको बात करना है बॉडी। क्या बात करना है बताइए? बॉडी। इज दैट क्लियर? फिर है क्लियर, भी स्टैटिक पढ़ रहे हैं है ना? ओके सर फाइन। तो बॉडी में अच्छा, ये बॉडी में क्या बताइए तो? व्हाट आर द इक्विलिब्रियम कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर अ बॉडी। एक बॉडी के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या होगा जो सेटिस्फाइड कर जाएगा? कब? जब अप्लाइड विथ अ सिस्टम ऑफ नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस।
नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? तो बताया था कि नहीं, आपको समझ में आना चाहिए जब मैं बोलता हूं क्या, नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। इसके लिए जब मैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की बात करता हूं तो आपको समझ में आना चाहिए। और मैं आपको एक ऐसा ट्रिक भी दिया हुआ था कि कैसे आपको याद में रखना है, ध्यान में रखना है। यदि कंकरेंट की बात होती है तो सिर्फ फोर्स इक्वेशन की बात करेंगे अपन। पहली बात, कंकरेंट प्लेन है ना, कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर को आप छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए। कंकरेंट की बात होती तो सिर्फ फोर्स इक्वेशन की बात होगी, नॉन कंकरेंट की बात होगी तो फोर्स इक्वेशन के साथ साथ मोमेंट इक्वेशन की भी बात होगी। अब डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ फोर्स इक्वेशन की बात होगी, कितने नंबर ऑफ मोमेंट इक्वेशन की बात होगी। ये डिपेंड करेगा इस बात पे, किस बात पे, कि आप कोप्लेनर की बात कर रहे हो कि नॉन कोप्लेनर की बात कर रहे हो। इज दैट क्लियर? तो भैया यहां पे बात हो रही है नॉन कोप्लेनर, तो कोप्लेनर की बात होता और कंकरेंट की बात होता तो टू इक्वेशन ऑफ फोर्स। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हैं जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है ये कोप्लेनर, देखिएगा यहां पे पूरा रिकॉल हो जाएगा, कोप्लेनर कॉनकरेंट, कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के कंडीशन में बात करेंगे क्या? बिल्कुल डियर, कंकरेंट मतलब फोर्स इक्वेशन की बात होगी, कोप्लेनर मतलब प्लेन की बात होगी तो दो फोर्स इक्वेशन। यस, ओके, लेकिन हमको तो बात हो रही है ना सर नॉन कोप्लेनर कंकरेंट, तो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन ए एक्चुअली क्या है, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम की कंडीशन में इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस है। ओके फाइन। अब यहां पे मैं आपसे पूछूं कि नॉन कंकरेंट हो जाता तो नॉन कंकरेंट मतलब मूवमेंट की बात करते हैं। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो ये कौन सा है, ऑप्शन सी, किन फोर्स सिस्टम के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशंस है? तो आपका जवाब बड़ा आसानी से होना चाहिए सर, टू फोर्स इक्वेशन की बात हो रही, मतलब एक प्लेन की बात हो रही है, कोप्लेनर की बात हो रही है, और मूवमेंट इक्वेशन की बात हो रही है, मतलब कोप्लेनर की बात हुआ और नॉन कंकरेंट की भी बात हुआ। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, तो हमको तो बात हुआ है नॉन कोप्लेनर कंकरेंट, तो सर ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, और इन दोनों के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन भी जस्ट किए। इज दैट क्लियर? ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल ना। इधर आइए फिर, ये समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, समेशन एफ जेड इक्वल टू 0, थ्री फोर्स इक्वेशन की बात हो रही है। तो थ्री फोर्स इक्वेशन मतलब थ्री डायरेक्शन में बात हो रही है, समझ रहे हैं? और थ्री डायरेक्शन में बात हो रही है, थ्री एक्सिस में बात हो रही है, तो यहां पे बताइए डिफरेंट प्लेन की बात होगी, मतलब नॉन कोप्लेनर की बात होगी। क्या बात होगी बताइए? नॉन कोप्लेनर। ये तो यहीं से समझ में आ गया, नॉन कोप्लेनर। क्लियर है? अब यहां पे नॉन कोप्लेनर तो समझ में आ गया, लेकिन यहां पे ना मूवमेंट इक्वेशन की भी बात हुई। तो जस्ट अभी मैं बताया कि कंकरेंट, जस्ट नॉन कंकरेंट में ऐसा यदि आप फिल कर पाएंगे, है ना, एज अ ट्रिक ऐसा समझ सकते हैं आप, राइट? तो कंकरेंट बोलने से सिर्फ फोर्स इक्वेशन की बात होगी, कंकरेंट बोलने से सिर्फ फोर्स इक्वेशन की बात होगी, नॉन कंकरेंट बोलने से फोर्स और मूवमेंट इक्वेशन दोनों की बात होगी। तो देख पाएंगे आप, ये नॉन कंकरेंट है तो फोर्स और मूवमेंट दोनों इक्वेशन की बात हुआ, ये कंकरेंट है तो सिर्फ फोर्स इक्वेशन की बात हुआ। तो भैया यहां पे ऑप्शन बी में फोर्स इक्वेशन की भी बात हो रही है और मूवमेंट इक्वेशन की भी बात हो रही है, तो ऑब्वियस है ना, ये नॉन कोप्लेनर तो है लेकिन नॉन कंकरेंट भी है, नॉन कंकरेंट भी है। इन सभी बातों को हम कंसेप्चुअली बात कर चुके हैं ऑलरेडी, अब उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो गजब का होना चाहिए डियर, गजब का होना चाहिए। क्लियर है? ओके, तो यहां से ना मैं रिकॉल भी कराते जा रहा हूं आपको, तो आपको ना
प्रॉब्लम्स जब सॉल्व करने जाते एग्जाम में बैठे रहेंगे तो कैसे आपको ध्यान में रखना है ये बात क्लियर हो रहा होगा। पूरे फीलिंग के साथ मैं आपको अप्लाई कराना सिखा रहा हूं। तो ऐसा यदि है, ऐसा है कि नहीं बताइए, तो बिल्कुल होना चाहिए डियर। तो ऑप्शन बी की बात करें फॉर द क्वेश्चंस कि नॉन कोप्लेनर कंकरेंट की कंडीशन में बात हुई है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो बी तो नहीं हो सकता क्योंकि नॉन कोप्लेनर तो है लेकिन नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए, फोर्सेस के लिए ये वैलिड है। ये क्लियर है? तो सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा? बिल्कुल डियर, बिल्कुल, क्योंकि यहां पे सिर्फ फोर्स इक्वेशन की बात हुई है और बात कर रहे हैं क्या, 3 डायरेक्शन में, मतलब ये क्या हुआ, नॉन कोप्लेनर। डिफरेंट प्लेन की बात होगी, सिर्फ फोर्स इक्वेशन की बात हो रही है तो कंकरेंट, कंकरेंट फोर्स सिस्टम, खत्म कहानी। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? तो कभी नहीं फंसेंगे, कभी नहीं फंसेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, कंकरेंट बोलने से सिर्फ फोर्स इक्वेशन की बात होगी, नॉन कंकरेंट बोलने से क्या, मूवमेंट इक्वेशन के साथ साथ फोर्स इक्वेशन की भी बात होगी। क्लियर है? मतलब मूवमेंट इक्वेशन जो होगा वो बेसिकली नॉन कंकरेंट की कंडीशन में बात होगी और डिपेंड करेगा कि कितने मूवमेंट इक्वेशन की बात होगी, कितने फोर्स इक्वेशन की बात होगी। इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कोप्लेनर की बात कर रहे हो कि नॉन कोप्लेनर की बात कर रहे हो। इज दैट क्लियर? यदि कोप्लेनर की बात कर रहे हो तो 2 फोर्स इक्वेशन की बात होती है, राइट? फोर्स इक्वेशन में 2 फोर्स इक्वेशन की बात होती है और यदि मूवमेंट इक्वेशन में बात करें तो एक मूवमेंट इक्वेशन की बात होती है। नॉन कोप्लेनर की कंडीशन में फोर्स इक्वेशन 3 बात होती है, मूवमेंट इक्वेशन भी 3 बात होती है, राइट? तो उसके बाद फिर ये भी डिपेंड करेगा कि सिर्फ फोर्स इक्वेशन की बात होगी कि क्या फोर्स इक्वेशन के साथ साथ मूवमेंट इक्वेशन की बात होगी। इस बात पर डिपेंड करेगा कि कोप्लेनर कंकरेंट है कि कोप्लेनर नॉन कंकरेंट। इस तरह से पूरे निचोड़ डालें डियर, अपन कंसेप्ट को पूरे निचोड़ डालें। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सर, अब तो कभी नहीं फंसेंगे, कभी नहीं फंसेंगे। यदि ऐसा है तो बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है डियर। ओके फाइन, तो अब तो बड़ा आसानी से आप बता पाएंगे, रिजिड बॉडी इज सब्जेक्टेड टू नॉन कोप्लेनर कंकरेंट। सेम क्वेश्चन है अभी जो डिस्कस किया, नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम इज टू रिमेन इन स्टैटिक ऑफ इक्विलिब्रियम, इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, देन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट? तो नॉन कोप्लेनर मतलब 3 फोर्स इक्वेशन की तो बात होगी, लेकिन कंकरेंट है तो कंकरेंट है मतलब मूवमेंट इक्वेशन की बात नहीं होगी। मतलब मैं बोल सकता हूं मूवमेंट इक्वेशन वाला जो भी ऑप्शन है वो तो इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ओके, तो सिर्फ फोर्स इक्वेशन की बात होगी, मतलब समेशन fx इक्वल टू 0, समेशन fy इक्वल टू 0, नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0। ऐसा नहीं बोलेंगे आप, सिर्फ फोर्स इक्वेशन की बात करेंगे, मतलब समेशन fx इक्वल टू 0, समेशन fy इक्वल टू 0, समेशन fz इक्वल टू 0, सिर्फ फोर्स इक्वेशन की बात करेंगे। क्लियर है? नॉन कोप्लेनर, ठीक है, वेरी क्लियर रहना चाहिए डियर। एक कोप्लेनर, कंकरेंट, नॉन कंकरेंट, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, राइट? हम लोग एग्जाम में मिस्टेक करके आते हैं, इसलिए बार बार रिपीट करके बता रहा हूं। नॉन कोप्लेनर और क्या, कंकरेंट। तो कंकरेंट के लिए तो भैया मूवमेंट इक्वेशन की बात नहीं करेंगे, ऐसा आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो सिर्फ फोर्स इक्वेशन की बात होगी और नॉन कोप्लेनर है, इसीलिए यहां पे हम 3 फोर्स इक्वेशन की बात कर रहे हैं। यस, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। और ये जो क्वेश्चंस है ना डियर, ये जो क्वेश्चंस है ये एमपी इंजीनियर जेई 2011 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल सर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की डिस्कस करते हैं भैया। ये स्क्रीन में आपके पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 9, राइट? अभी तक क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने डिस्कस किया। ओके फाइन, 3 पैरेलल फोर्सेस F1, F2 एंड F3। क्लियर है क्या बात? 3 पैरेलल फोर्सेस F1, राइट, F2, F3 आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी एज शोन इन फिगर, जिस तरह आप इस फिगर में देख पाएंगे। क्लियर है? ओके, एंड द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। बॉडी कैसा बात हो रहा है? इक्विलिब्रियम में बात हो रहा है, राइट? इफ फोर्स F1 इक्वल्स टू 250 न्यूटन, राइट? फोर्स F1 का मैग्नीट्यूड आपको दे के रखा हुआ है, राइट? एंड F3 फोर्स
दैट विल बी इक्वल टू 1000 न्यूटन। फोर्स F3 का भी मैग्नीट्यूड आपको दे के रखा हुआ है, राइट। एंड द डिस्टेंस बिटवीन F1 एंड F2 दैट इज 1.0 मीटर। इस तरह के कुछ कुछ आपको गिवन डाटा की भी बात हुई है, राइट, जिसको आप इस डायग्राम में भी देख पाएंगे। क्लियर है? दिस इज द फोर्स F1 दैट इज इक्वल टू 250 न्यूटन, जो इस पॉइंट ए पे एक्ट कर रहा है। क्लियर? दिस इज द फोर्स F3 जिसका मैग्नीट्यूड है 1000 न्यूटन। क्लियर है? जो इस पॉइंट बी पे एक्ट कर रहा है। क्लियर? F1 फोर्स भी डाउनवर्ड है, F3 फोर्स भी डाउनवर्ड है, राइट, बिल्कुल। और ये जो F2 फोर्स है भैया, जो पॉइंट सी पे एक्ट कर रहा है, राइट, ये अपवर्ड है, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड अपवर्ड इस तरह से एक्ट कर रहे हैं। ये 3 पैरेलल फोर्सेस बॉडी में, कैसे बॉडी में ऐसा एक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर बात, ओके। और जिसमें से है ना मैग्नीट्यूड की भी बात हुई है F1 और F3 का, बिल्कुल। F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड अपने को नहीं गिवन है, लेकिन एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या कि डिस्टेंस बिटवीन F1 एंड F2 इज 1.0 मीटर। तो ये फोर्स F1 का लाइन ऑफ एक्शन, ये फोर्स F2 का लाइन ऑफ एक्शन, राइट, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 1.0 मीटर, दैट इज दिस। क्लियर है? ओके। तो क्वेश्चंस में हमको ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ F2 फ्रॉम F3, मतलब फोर्स F2 और ये फोर्स F3 के बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है भैया। क्लियर है क्या बात? ओके। तो बेसिकली मैं बात करूं तो ये फाइंड आउट करना है, ये वाला डिस्टेंस। देखिए तो F2 फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये हुआ, F3 फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये हुआ, मतलब यहां से ये जो डिस्टेंस है ये वाला, इज दैट क्लियर? ये डिस्टेंस को आपको फाइंड आउट करना है। सपोज दिस डिस्टेंस इज x, दिस डिस्टेंस इज x, ओके। तो आपको ना यहाँ पे डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, मतलब इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और ये जो क्वेश्चंस है इसके बारे में बताऊं तो ये जो क्वेश्चंस है भी आपके पास उत्तराखंड जेईई 2013 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चंस है। समझ पा रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके। तो देखिए ये प्रॉब्लम स्टैटिक का प्रॉब्लम है, कहीं पर मोशन वगैरह की बात हो नहीं रही है। देखिएगा, समझते जाइएगा, राइट। आपको अप्रोच में कैसे लाना है, कंसेप्ट को अप्रोच में कैसे लाना है, जो आपने कंसेप्ट बिल्टअप किया उन कंसेप्ट को अप्रोच में कैसे लाना है जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं। तो इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले तो भैया इतना समझ में आ रहा है, यहाँ पे मोशन की बात नहीं हो रही है, मतलब ये स्टैटिक का प्रॉब्लम है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में दो ही तरह के क्वेश्चन होंगे, या तो स्टैटिक के क्वेश्चन होंगे या तो डायनेमिक के क्वेश्चन होंगे। तो ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, इतना तो मेरे को समझ में आ रहा है, बिल्कुल, क्योंकि कहीं पर मोशन की बात नहीं हुई है, राइट। देन प्रॉब्लम्स में हम लोग डिस्कस क्या करते हैं, क्वेश्चंस में डिस्कस क्या करते हैं हम लोग, राइट। यदि मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करूं तो हम लोग बेसिकली अननोन्स को फाइंड आउट करने की बात करते हैं। समझ रहे हैं बात को? एंड दैट अननोन दैट मे बी अननोन फोर्स, दैट अननोन दैट मे बी अननोन डिस्टेंस, इस तरह के नंबर ऑफ ऐसे पैरामीटर्स हो सकते हैं जो अननोन हो सकते हैं। समझ रहे हैं क्या बात को? तो बेसिकली डिस्टेंस, फोर्स, इस तरह से ही बात होती है। समझ रहे हैं? स्टैटिक के प्रॉब्लम में जैसे हम बात करते हैं। तो क्लियर है क्या बात? समझ रहे हैं? ओके। तो यहां पे ना डिस्टेंस को फाइंड आउट करने की बात हुई है फोर्स F2 और F3 के बीच। क्लियर? तो हमारे पास अप्रोच क्या होगा, हमारे पास अप्रोच क्या होगा? क्लियर? तो भैया सबसे पहले तो है ना मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो डायग्राम है ये आपको विजिबल होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। फिर भी मैं इसको अलग से दिखा देता हूं, राइट। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले इस डायग्राम को अलग से दिखा देता हूं। तो ये इमेज फॉर्म में इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो आपको विजिबल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है वो क्वेश्चंस में जो डायग्राम हुआ कुछ इस तरह से। दिस इज F1 फोर्स डाउनवर्ड एट पॉइंट A, दिस इज F2 फोर्स अपवर्ड एट पॉइंट C, दिस इज F3 फोर्स अगेन डाउनवर्ड एट पॉइंट B। क्लियर है? फोर्स F1 और F2 के बीच का डिस्टेंस है 1.0 मीटर, राइट। हमको बताना है भैया फोर्स F2 का डिस्टेंस फोर्स F3 से, मतलब ये x की वैल्यू बताना है। एंड दैट x नथिंग बट व्हाट, दिस हियर टू हियर, यही तो बताना है क्या जी आपको? समझ रहे हैं? इस x की वैल्यू को आपको बताना है। क्लियर बात? बिल्कुल। तो जितने भी इंफॉर्मेशन है इसमें तो आप देख पा रहे हैं। क्लियर है? ओके। नाउ तो वेरी केयरफुली ना स्टैटिक के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यहां पे पहले मैं बात करता हूं स्टैटिक टू सॉल्व, राइट, टू सॉल्व स्टैटिक प्रॉब्लम,
स्टैटिक प्रॉब्लम। क्लियर बात? टू सॉल्व स्टैटिक प्रॉब्लम वी हैव टू अप्रोच। क्या क्या भैया? पहला अप्रोच है आपके पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। क्लियर है? दूसरा जो अप्रोच होगा लैमिश इक्वेशन। दूसरा जो अप्रोच होगा लैमिश इक्वेशन। क्लियर है? तो भैया इक्वेशन का यूज आप क्यों करते हो बताइए? तो आप अननोन को फाइंड आउट करने के लिए तो करते हो ना। समझ रहे हैं क्या बात को? तो आपके पास ना दो ही तरह के अप्रोच होंगे स्टैटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जब आप अननोन फाइंड आउट करने जाते हैं। तो या तो आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की बात करेंगे या तो लैमिश इक्वेशंस की बात करेंगे। क्लियर है? तो इस प्रॉब्लम में यदि मैं बात करूं, क्या देखिए तो क्या मैं लैमिश इक्वेशन यूज कर पाऊंगा क्या? तो लैमिश इक्वेशन के लिए कंडीशन होता है भैया इक्विलिब्रियम की बात होती है। और सबसे बड़ी बात तो यह होती है कि ओनली 3 फोर्सेस के लिए बात होती है। ओनली 3 फोर्सेस के लिए कल के लेक्चर में डिस्कस किया था ना मैं। तो 3 फोर्सेस कैसा होना चाहिए? कॉन्करेंट होना चाहिए, कोप्लेनर होना चाहिए, राइट, और नॉन कोलिनियर होना चाहिए। तो पहली बात तो भैया ये जो 3 फोर्सेस है, राइट, ये एक ही पॉइंट पे तो नहीं है, मतलब कॉन्करेंट नहीं है। तो मैं तो इसको ऐसे ही यूज नहीं कर पाऊंगा। लैमिश इक्वेशन को तो यूज यहां पे नहीं कर पाऊंगा। क्लियर है क्या बात? इसको तो यूज नहीं कर पाऊंगा। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस मेरे पास ये अप्रोच में आएगा। तो जब मैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की बात करूंगा तो मेरे पास डिफरेंट कंडीशंस की बात होती है। अभी हमने किया ना नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके। तो डिफरेंट कंडीशन मतलब ये होगा कि भैया ये फोर्सेस किस तरह के सिस्टम को फॉर्म कर रहा है, किस तरह के फोर्स सिस्टम को फॉर्म कर रहा है, किस तरह के फोर्स सिस्टम अप्लाई हुआ है, राइट। उसी के अकॉर्डिंग तो हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की बात करते हैं जी, नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की बात करते हैं, राइट। तो पहले तो इतना समझ में आ रहा है कि ये एक ही पॉइंट पे नहीं है, अलग अलग पॉइंट पे ऐड कर रहा है, मतलब ये नॉन कंकरेंट है। कैसा है? नॉन कंकरेंट है, इतना समझ में आया। अब ये एक प्लेन पे ऐड कर रहा है बॉडी के कि अलग अलग प्लेन पे ऐड कर रहा है, ये भी तो जानना जरूरी है ना, तभी तो हम नंबर स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की बात करेंगे। तो नॉन कंकरेंट है, इतना तो हमको समझ में आ रहा है। मतलब मैं क्या बोलने वाला हूं यहाँ पे कि ये जो F1 है, राइट, ये जो F1 है भैया, देखिए तो ये जो F1 है और F2 है एंड F3, ये कैसा है भैया? नॉन कंकरेंट है। कैसा? नॉन कंकरेंट। क्लियर है? तो नॉन कंकरेंट है मतलब मेरे पास मूवमेंट इक्वेशन तो है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, मूवमेंट इक्वेशन तो मैं बात करूंगा, लेकिन कौन कौन से मूवमेंट इक्वेशन की मैं बात कर सकता हूं? उसमें तो नंबर ऑफ मूवमेंट इक्वेशन की बात होती है ना। तो वेरी केयरफुली इधर आइए। क्वेश्चंस को यदि आप अच्छे से रीड कर पाएंगे, समझ पाएंगे ना डियर, तो यहां पे ठीक है, यहां पे आपको ये फोर्सेस किस तरह एक्ट कर रहे हैं बॉडी में, क्या एक ही प्लेन में एक्ट कर रहे हैं कि डिफरेंट प्लेन में एक्ट कर रहा है? तो ये पैरेलल फोर्स तो है, तो पैरेलल फोर्स ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि वो डिफरेंट प्लेन में एक्ट कर सकता है, ऐसा तो पॉसिबिलिटी है ना। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि नहीं? बिल्कुल है डियर, बिल्कुल है। दिखाया था ना मैं फोर्स सिस्टम जब आपको पढ़ाया था, तो बिल्कुल डिफरेंट प्लेन में तो पॉसिबल है पैरेलल फोर्सेस, बिल्कुल सही बात। लेकिन ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, नोट कीजिएगा इस पॉइंट को जो मैं बोलने जा रहा हूं कि जब तक आपको ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में कि जो फोर्सेस की बात हो रही है, जो बॉडी में एक्ट कर रहे हैं, वो एक ही प्लेन में है कि बॉडी के अलग अलग प्लेन में है, तो आपको बाय डिफॉल्ट कंसीडर करना होगा कि वो जो फोर्सेस की बात हो रही है, जो बॉडी में एक्ट कर रहे हैं, वो बॉडी के एक पर्टिकुलर प्लेन में एक्ट कर रहा होगा, किसी पर्टिकुलर प्लेन में। समझ रहे हैं? जिसको आप जनरली वर्टिकल प्लेन बात करते हो, जिसको आप जनरली बोलते हो एक्स वाई प्लेन।
समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो सर यहां पे आप ये बोलना चाह रहे हैं कि क्या ये जो फोर्सेस है वो एक्स वाई प्लेन में है? बिल्कुल डियर, एक्स वाई प्लेन में है, मैं ऐसा ही बोलना चाह रहा हूं और ऐसा ही कंसीडर करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, ऐसा ही कंसीडर करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। समझ रहे हैं? राइट। तो आपके मैं जितने भी जेई एग्जाम की बात करूं, जितने भी ए एग्जाम की बात करूं, राइट, हालांकि हम कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर सभी कंसेप्ट की डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वाइज बात करूं तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वाइज ना डियर, आपके पास कोप्लेनर के कंडीशन में ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होते हैं। इसीलिए मैं बोला यहां पे साफ साफ इस बात को मेंशन कर रहा हूं मैं, आप नोट कर लीजिएगा, राइट, कि फोर्सेस की बात होगी, राइट, यदि बॉडी मेट कर रहा है और ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो डिफरेंट प्लेन्स में है कि किस तरह है, तो आपको बाय डिफॉल्ट ये कंसीडर करना होगा कि बॉडी के एक सिंगल प्लेन पे है सभी फोर्सेस। तो यहाँ पे फोर्सेस F1, F2, F3 है ना, हम कंसीडर करेंगे तो कैसा है, ये प्लेन पे है, मतलब कैसा, कोप्लेनर बोलेंगे इसको हम लोग। क्या बोलेंगे बताइए? तो कोप्लेनर बोलेंगे, कोप्लेनर बोलेंगे, बिल्कुल। तो ये हो गया भैया कोप्लेनर। क्लियर? अब एक प्लेन की बात करेंगे तो जनरली हम लोग बात करते हैं वर्टिकल प्लेन, क्लियर है? और वर्टिकल प्लेन में मैं बात करूंगा क्या, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, जिसको मैं क्या बोलता हूं बताइए? तो मैं बोलता हूं भैया एक्स वाई प्लेन। यहां पे प्लेन की बात करेंगे वो क्या होगा बताइए? एक्स वाई। क्या होगा डियर? एक्स वाई। ये रहा एक्स, ये रहा वाई। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बिल्कुल सर, इतना तो समझ में आ रहा है, इतना तो समझ में आ रहा है, बिल्कुल। तो भैया आप बताओ मेरे को, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की बात करूंगा तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अवेलेबल होगा जिसको मैं यूज कर सकता हूं टू फाइंड द अननोन्स, टू फाइंड द अननोन, राइट? तो बताइए, ये रहा स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ये रहा स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, राइट? और मेरे पास जो कंडीशन है वो क्या है बताइए? तो नॉन कंकरेंट, क्लियर? क्या? नॉन कंकरेंट कोप्लेनर, ओके। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की यदि मैं बात करूं तो बताइए जरा मेरे को आप, मैं क्या बोल पाऊंगा कि समेशन fx इक्वल्स टू 0, ठीक है, समेशन fy इक्वल्स टू 0, क्लियर? टू फोर्स इक्वेशन की बात करेंगे, कोप्लेनर की बात कर रहे हैं तो जी टू फोर्स इक्वेशन की बात करेंगे, और एक मोमेंट इक्वेशन की बात करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं? नेट मोमेंट, राइट? क्या बोलेंगे बताइए? नेट मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, नेट मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इक्वल्स टू 0। तो थ्री स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अवेलेबल है भैया, अवेलेबल है। समझ रहे हैं? तो अब ये डिपेंड करेगा कि आप इन थ्री में से कितने इक्वेशन को यूज कर रहे हो एज पर दी गिवन क्वेश्चंस, राइट? कि क्वेश्चंस में आपको क्या पूछा जा रहा है, कितने अननोन्स को फाइंड आउट करने की बात हो रही है। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि आपको कितना इक्वेशन की जरूरत पड़ रहा है, राइट? तो यहाँ पे डिस्टेंस x को फाइंड आउट करने की बात हो रही है, राइट? ओके फाइन, बिल्कुल। तो पहले तो यदि मैं बात करूं क्या, मैं समेशन fx, जिसको समेशन fx इक्वल टू 0, जिसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल रहा हूं, और ये रहा मेरे पास सेकंड इक्वेशन, और ये रहा भैया क्या, थर्ड इक्वेशन, राइट? तो समेशन fx इक्वल टू 0 मतलब नेट फोर्स इन x डायरेक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वल टू 0। तो बताइए यहाँ पे मैं यदि एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा हूं, राइट, तो मैं क्या बोलूंगा डियर? ये रहा भैया आपके पास क्या, x प्लस x, और ये हो गया क्या, माइनस x। ये रहा भैया आपके पास क्या, प्लस y, ये हो गया आपके पास माइनस y, राइट? तो x एक्सिस के अलावा कोई फोर्स है क्या? नहीं है ना, तो मैं समेशन fx इक्वल टू 0 इसकी बात तो नहीं करूंगा, राइट? बिल्कुल। तो समेशन fy इक्वल टू 0 मैं डिफरेंट, देखिएगा मैं आपको ना आपके थॉट प्रोसेस किस तरह काम करना चाहिए जब आप एग्जाम में बैठे हैं, राइट? तो मैं इस क्वेश्चंस को डिफरेंट मेथड से
सॉल्व करूंगा, राइट। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस तो यूज करूंगा मैं, लेकिन डिफरेंट वे में सॉल्व करूंगा। समझ रहे हैं बात को, जहां से आप है ना ये क्लियर होंगे कि आपको क्वेश्चंस जब आएगा एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करना रहेगा तो आप कैसे कैसे सोच सकते हो, इन सारी बातों पे डिस्कस बने रहेगा, कहीं मत जाइएगा, कहीं मत जाइएगा। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना समझ में आ गया, मैं इसकी बात तो नहीं करूंगा, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 की बात नहीं करूंगा, तो समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 की बात करूंगा, बिल्कुल समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 की बात तो करूंगा। ओके ना, तो आइए जरा समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 की बात करता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, राइट। तो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन बोल रहे हैं, मतलब ये देखोगे तो F1 फोर्स और ये F3 फोर्स डाउनवर्ड जा रहा है, राइट। मैं निगेटिव बात करूंगा, ये हो जाएगा -250 माइनस का 250 F1 हुआ ये माइनस का 1000, बिल्कुल। और जो F2 फोर्स है अपवर्ड जा रहा है, मतलब पॉजिटिव बात करूंगा मैं, क्या बात करूंगा बताइए, पॉजिटिव, मतलब ये रहा F2, क्लियर है, इक्वल्स टू 0, बिल्कुल सही बात। तो F2 इक्वल्स टू आप बड़ा आसानी से बता पाएंगे -250 माइनस 1000, मतलब क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा भैया -1250 हो जाएगा क्या। अब इसको मैं इधर ट्रांसपोज कर दूंगा तो ये हो जाएगा +1250, क्लियर है बात। ओके, मतलब 1250, क्लियर। किस में आएगा यूनिट, न्यूटन में आएगा। तो सर हमको तो ना सर, हमको फाइंड आउट करना था x ना सर, x फाइंड आउट करना है, ये x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, हम F2 फोर्स की वैल्यू क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ठीक है ना, हम यूज करना सीख रहे हैं, इक्वेशन को यूज करना सीख रहे हैं। मैं बताऊंगा ना क्वेश्चंस को आप कैसे कैसे बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, उसके लिए मैं डिस्कस करूंगा। मैं बोला ना डिफरेंट वे, पहले मैं इक्वेशन को यूज कराना सिखा रहा हूं मैं, बिल्कुल क्लियर बात ना। तो इसका बात किया मैं ये 2 वाले का, जो अवेलेबल था मेरे पास, जो अवेलेबल था है ना, जिसमें ये वाला बात किया, बिल्कुल। ये 1 वाला बात क्यों नहीं किया, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, ये तो समझ में आ गया। अब बात करता हूं ये 3 वाला, राइट, दैट इज नेट मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इक्वल्स टू 0, राइट। तो मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट की बात कर सकता हूं, मूवमेंट इक्वेशन की बात कर सकता हूं। ये बात तो आपको क्लियर है, जब मैं मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ कपल पढ़ाया था। आप बात कर सकते हो उस पॉइंट के अबाउट जो सिस्टम के अंदर मौजूद है, आप बात कर सकते हो उस पॉइंट के अबाउट जो सिस्टम से बाहर है, क्या उस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट की बात कर सकते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स की बात कर सकते हैं। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल। यदि आप पॉइंट ए के अबाउट, यदि आप पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट की बात करेंगे तो फोर्स F1 के कारण, राइट, मूवमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना तो बात क्लियर है भाई, उसी पॉइंट से पास होगा तो मूवमेंट आम 0 नहीं हो जाएगा जी, बिल्कुल। यदि आप पॉइंट सी के अबाउट मूवमेंट की बात करेंगे फोर्स F2 के कारण, तो फोर्स F2 के कारण क्या मूवमेंट 0 नहीं हो जाएगा, क्योंकि राइट, इसी पॉइंट के अबाउट बात करते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा ना भाई, क्योंकि मूवमेंट आम 0 है ना, बिल्कुल बिल्कुल। यदि आप बी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट की बात करेंगे फोर्स F3 के कारण, तो मूवमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो ए पॉइंट के और मूवमेंट की बात करूंगा तो सिर्फ क्या बात करूंगा, F2 फोर्स के कारण मूवमेंट आएगा, F3 फोर्स के कारण मूवमेंट आएगा, बिल्कुल सही बात। सी पॉइंट के और मूवमेंट की बात करूंगा तो F1 फोर्स के कारण मूवमेंट आएगा, F3 फोर्स के कारण मूवमेंट आएगा। मतलब नंबर ऑफ फोर्सेस के कारण मूवमेंट की बात करते हैं तो नेट मूवमेंट जब बोलते हैं ना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। बी पॉइंट के बाद बात करूंगा तो F1 और F2 इन दोनों फोर्सेस के कारण मूवमेंट की बात होगी, F3 फोर्स के कारण मूवमेंट तो 0 हो जाएगी। बी पॉइंट के बाद बात करता हूं तो इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर डियर। ओके, तो यदि मैं फोर्स F2 यहां पे फाइंड आउट कर रहा हूं, फोर्स F2 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं, ठीक है, तो भैया जब मैं मूवमेंट इक्वेशंस की बात करूंगा तो सी पॉइंट के अबाउट यदि मैं मूवमेंट की बात करता हूं तो F2 फोर्स को मैंने फाइंड आउट क्यों किया फिर, क्योंकि इसके कारण तो मूवमेंट 0 हो जाएगा ना। समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है। ओके, तो मैं सी पॉइंट के बाद मूवमेंट तो बात नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पे मैं मेहनत किया हूं भाई, F2 फोर्स की वैल्यू निकाला हूं, तो सी पॉइंट के बाद मूवमेंट की बात नहीं करूंगा। तो या तो मैं ए पॉइंट के बाद बात करूंगा या तो बी पॉइंट के बाद बात करूंगा। क्लियर है, समझते जाइएगा, कनेक्ट करते जाइएगा मैं क्या करते जा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ओके सर, फाइन। तो मैं बात करता हूं यहाँ पे ये समेशन ए, मतलब नेट मूवमेंट अबाउट पॉइंट। चलिए किस में बात करूं बताइए जरा, मैं बात कर लेता हूं डियर यहाँ पे ए पॉइंट के अबाउट बात कर लेता हूं, इक्वल्स टू 0, राइट। तो बताइए फोर्स F1
F1 फोर्स ए पॉइंट से ही पास हो रहा है, मतलब इसके कारण मोमेंट तो जीरो हो जाएगा। मैं नेट मोमेंट की बात कर रहा हूं ना, नेट मोमेंट ऑफ फोर्सेस की बात करूं तो F1 के कारण मोमेंट तो जीरो हो जाएगा। बिल्कुल सी पॉइंट में जो फोर्स F2 ऐड कर रहा है इसके कारण मैं मोमेंट की बात करता हूं, राइट। और जो कि ये F2 क्या है भैया, F2 क्या है, ये 1250 है, राइट। इसको मैंने फाइंड आउट कर लिया, ये क्या है 1250। बिल्कुल क्लियर बात। तो ये फोर्स हुआ अपवर्ड, क्लियर बात। ये फोर्स कैसा है, अपवर्ड। पॉइंट ए के बाद मूवमेंट की बात कर रहा हूं तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 1 मीटर। तो घड़ी का सुई, ये फोर्स अपवर्ड मतलब काउंटर क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन, राइट। तो मैं काउंटर क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन की केस में मूवमेंट को क्या बात करता हूं, प्लस। मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हैं क्या कि यहां पे हम लोग F2 फोर्स के कारण जो मूवमेंट की बात करेंगे, राइट, वो प्लस होगा। यस डियर, 1250 बात करूंगा मैं, 1250। क्लियर है, ओके, बिल्कुल। आ रही बात समझ में, बिल्कुल क्लियर ना। तो भैया यहां पे जो डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा 1 मीटर। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, ओके। उसके बाद यहां पे ये भी बात होगी कि है ना F3 फोर्स के कारण मूवमेंट, तो ये डाउनवर्ड F3 फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलोगे तो 1 प्लस एक्स, हियर टू हियर बात करोगे क्योंकि पॉइंट एक बार मूवमेंट की बात कर रहे हो, राइट। तो बताइए, तो क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन प्रोड्यूस करेगा क्या जी, क्लॉकवाइज। ये F3 फोर्स है जो कि 1000 न्यूटन, बिल्कुल सही बात। तो बताइए इसको मैं निगेटिव बात करूंगा, राइट। तो ये हो जाएगा 1000 इंटू, बताइए डिस्टेंस कैसे बात करूंगा मैं, 1 प्लस एक्स, बिल्कुल क्लियर बात, इक्वल्स टू 0, राइट। समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ना। सॉल्व कर दीजिएगा, फिर x की वैल्यू यहां से पता चल जाएगा क्या, बताइए तो, बिल्कुल पता चल जाएगा डियर। तो ये हो जाएगा 1250 माइनस का ये 1000 माइनस का फिर क्या हो जाएगा x, है ना, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, इक्वल्स टू 0। क्लियर है, क्लियर है क्या बात, बताइए तो। बिल्कुल सर, ऐसा ही तो बात करेंगे ना। अच्छा, यहां पे 1000 माइनस 1000 का मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो माइनस 1000 हुआ, और माइनस 1000 का मल्टीप्लाई x के साथ भी तो होगा ना, तो मैं क्या बोलूंगा माइनस, मतलब दिस माइनस दिस प्लस, माइनस हो जाएगा और 1000 इंटू एक्स, मतलब इस तरह से बोलूंगा मैं, इक्वल्स टू 0, ओके, वेरी केयरफुली ना। फिर क्या बोलूंगा भैया, ये हो जाएगा 1250 में 1000 मतलब 250, बिल्कुल क्लियर बात, इक्वल्स टू 1000, ये इसको मैं उधर ट्रांसपोज करूंगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। और 1000 इंटू एक्स मतलब 1000 एक्स, बिल्कुल बहुत बेसिक से अप्लाई करना सीख रहे हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को। तो ये x इक्वल्स टू बेसिकली यदि मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए तो 250, 1000 को जो कि x के साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये 250 के साथ डिवाइडेड बाय 1000 बोल दूंगा तो ये हो जाएगा x। तो बेसिकली ये x की वैल्यू जो आएगी ये इस तरह से आएगा, क्या डियर बताइए आप मेरे को, क्या सर 0.25, बिल्कुल बिल्कुल इतना ही तो आएगा। तो यहाँ पे भी जो डिस्टेंस था उसको हम किसमें बात किए थे, मीटर में बात किए थे, क्लियर है। ये देखिए 1 मीटर बोले थे ना, तो x भी तो मीटर में आएगा, यस। तो आपने ना यहाँ पे उस डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया, जो डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना था। समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है, ओके। तो मैं कितने नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज किया, मेरे पास कितना अवेलेबल था एज पर द गिवन क्वेश्चन, 3 इक्वेशन अवेलेबल था ना। नॉन कंकरेंट कोप्लेनर की बात की ना भाई, 3, जिनमें से 2 इक्वेशंस को मैंने यूज किया। एक इक्वेशन को इसलिए यूज किया क्योंकि इसका तो कुछ वैल्यू ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं था। तो समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है, ओके। तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट अप्रोच। ये क्या हो गया बताइए, फर्स्ट अप्रोच, वेरी केयरफुली, ये क्या है बताइए, फर्स्ट अप्रोच। इस तरह से आप बात करेंगे, जो कि थोड़ा सा लेंदी अप्रोच है। तो ऐसा आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, मैं बताता हूं आप कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत कम टाइम में कैसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको बेसिकली अभी स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करना सिखा रहा था, राइट। देखिएगा, तो आंसर तो आ गया ना सर हमारा, हाँ डियर आंसर तो आ गया। आइए जरा यहाँ पे आंसर तो आ गया है, देखो यहाँ पे 0.25 आया है भैया। तो बताइए तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा ना सर, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या बात को, बिल्कुल सर बिल्कुल ना।
दूसरा अप्रोच की बात करता हूं मैं। यहां पे आइए, दूसरा अप्रोच ये रहा आपके पास सेकेंड अप्रोच। सेकेंड अप्रोच में है ना, मैं एक ही इक्वेशन की बात करूंगा, एक ही इक्वेशन की। क्लियर बात? मैं बात नहीं करूंगा क्या, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, ये तो बात करूंगा ही नहीं, ये तो पता है आपको, ये बात करूंगा ही नहीं। राइट, पहले अवेलेबल को लिख लेता हूं मैं। ये हो गया समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, राइट, और ये हो गया नेट क्या बताइए तो 3 नेट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0, इस तरह से। राइट, तो इसका बात तो हम करेंगे नहीं, ये आपको क्लियर है, क्योंकि एक डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है। अब मैं ना यहाँ पे चाहता हूं कि मैं ये एफ वाई समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 इक्वल है ना, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन को भी यूज नहीं करता हूं, ऐसा मैं चाहता हूं। क्यों पता है? क्योंकि ना थोड़ी देर पहले आप सोचे होंगे कि सर F2 फोर्स की जो वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं सर, इसकी नीड ही क्या है? बिल्कुल सही बोल रहे थे आप। राइट, मैं तो आपको इक्वेशन अप्लाई कराना सिखा रहा था, इसलिए थोड़ा सा डिटेलिंग में बात किया। तो Fy इक्वेशन की यूज करना नहीं चाह रहा हूं, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं F2 फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करना नहीं चाह रहा हूं। समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो मेरे पास एक ही इक्वेशन है, मैं ये वाला बात करूंगा, ये वाला। क्लियर? तो चलिए, तो किस पॉइंट के अबाउट बात करूंगा मैं मूवमेंट। अब देखिएगा, यहां पे एक ट्रिक मिलेगा आपको, यहां पे एक ट्रिक मिलेगा। कैसे? तो मैं है ना समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 ये बात नहीं कर रहा हूं, राइट, तो इसका मतलब मेरे पास ये वैल्यू तो फाइंड आउट नहीं हुआ है, ये वैल्यू तो फाइंड आउट नहीं हुआ है, मतलब F2 फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो ऐसे सिचुएशन में जब मैं नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट बात करूंगा तो कौन से पॉइंट को सेलेक्ट करूंगा? यदि मैं पॉइंट ए को सेलेक्ट करता हूं तो नेट मूवमेंट वाले जो इक्वेशन की बात करूंगा उसमें F2 फोर्स भी आएगा, F3 फोर्स भी आएगा, तो F2 फोर्स तो अननोन है भैया, अननोन है ना। बिल्कुल सही बात। यदि मैं बी पॉइंट के अबाउट नेट मूवमेंट की बात करता हूं तो उसमें फोर्स कौन कौन सा आएगा? F1 आएगा और F2 आएगा, इस बात से तो आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। तो यहां पर भी F2 अननोन है भैया, राइट, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? क्लियर है? क्योंकि ऑलरेडी x तो आपको अननोन के टर्म में मिलेगा ना, और एक ही इक्वेशन यूज करना चाहते हो आप, एक ही इक्वेशन यूज करना चाहते हो तो दो अननोन नहीं मिल जाएगा। यदि ए पॉइंट के बाद मूवमेंट की बात करते हो, बी पॉइंट के बाद मूवमेंट की बात करते हो, तो दोनों कंडीशन में ये F2 अननोन फोर्स पिक्चर में आ रहा है, x अननोन है ऑलरेडी और F2 भी पिक्चर में आ रहा है, राइट। तो आप F2 को तो फाइंड आउट ही नहीं करना चाहते। तो आपको पता है भैया, जिस पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट की बात कर रहे हो उस पॉइंट में यदि फोर्स एक्ट कर रहा है, राइट, तो वहां पे मूवमेंट आर्म 0 हो जाता है। यदि मैं मूवमेंट की बात करता हूं उसी पॉइंट के अबाउट, तो मूवमेंट आर्म 0 हो जाता है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाता है, तो उस फोर्स के कारण मूवमेंट की बात भी नहीं होगी उसी पॉइंट के अबाउट, तो वो फोर्स भी पिक्चर में नहीं आएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यहां पे ना बेसिकली सेकेंड अप्रोच में जब मैं मूवमेंट इक्वेशन, सिर्फ मूवमेंट इक्वेशन यूज करने जाऊंगा तो बेसिकली मैं यहां पे बताइए कौन से पॉइंट के अबाउट बात करूंगा? बताइए तो जरा, सी पॉइंट के अबाउट बात करूंगा क्या? बिल्कुल, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स। क्लियर है? तो इक्वल टू 0, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो बताइए F1 फोर्स, राइट, इस सी पॉइंट के अबाउट कैसा मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, जो कि 250 न्यूटन है, 250 न्यूटन। बताइए तो काउंटर क्लॉकवाइज तो 250 इंटू 1 प्लस आएगा 250 इंटू 1, बिल्कुल सही बात। ओके फाइन। देन F3 फोर्स के कारण मूवमेंट की बात करेंगे, नेट मूवमेंट बोल रहे हैं ना, तो सी के अबाउट ना, तो ये हो गया F3 फोर्स डाउनवर्ड है और ये x डिस्टेंस, राइट, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, तो क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव बात करूंगा मैं। काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम लोग पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मूवमेंट को नेगेटिव, ऐसा मैं बोला हुआ था, है ना, अजम्पशन में जी, जब मूवमेंट ऑफ फोर्स पढ़ाया था। तो ये हो गया माइनस का 1000 इंटू एक्स इक्वल टू 0, एज सिंपल एज, राइट। तो ये हो जाएगा 250, राइट, फिर इधर मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा तो 1000x, देन मैं बहुत आसानी से बता पाऊंगा, इतना तो समझ में आना चाहिए, सिंपल मैथ्स है भैया, राइट, डिवाइड हो जाएगा, राइट, देन ये x की वैल्यू जो होगी ये 0.25 मीटर। बताइए तो सर यही क्वेश्चंस यदि एग्जाम में आता तो ऐसा सेकेंड अप्रोच को मैं फॉलो करता कि ये फर्स्ट अप्रोच को फॉलो करता सर? तो ऑब्वियस है यार, सेकेंड अप्रोच कितना आसान है, देखो ना, सिर्फ मोमेंट इक्वेशन यूज किया।
लेकिन वैल्यू तो सेम आ रहा है ना, वैल्यू तो आप देखेंगे सेम आ रहा है, ये देखेंगे। क्लियर है? तो मैं दोनों तरह से बात किया, एक बार मैं दो इक्वेशन यूज किया, फर्स्ट अप्रोच में, ये रहा फर्स्ट अप्रोच। क्लियर है? F2 की वैल्यू फाइंड आउट किया, उसके बाद ये मोमेंट इक्वेशन यूज किया, राइट, जहां से मेरे को क्या मिला, वो डिस्टेंस मिला जो फाइंड आउट करना था F2 और F3 के बीच डिस्टेंस। सेकेंड अप्रोच में मैं डायरेक्ट क्या बात किया, मोमेंट इक्वेशंस की बात किया, राइट, और मेरे को F2 फोर्स फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। क्लियर है? तो मैं क्या किया ना, उसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट इक्वेशन की बात कर ली, उसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट की बात कर लिया, जिस पॉइंट के अबाउट वो F2 अननोन फोर्स एक्ट कर रहा था, उस पॉइंट में एक्ट कर रहा था F2 अननोन फोर्स। करेक्ट बात है क्या? क्लियर है? ओके, तो यहां से आपको एक और चीज समझ में आया होगा डियर, कि आपको जैसे कोई अननोन दिक्कत कर रहा है, क्वेश्चन में जो अननोन फाइंड आउट करना है उसको आप फाइंड आउट करने जा रहे हो, लेकिन और भी कुछ अननोन है जो दिक्कत कर रहा है, तो और कैसा अननोन, फोर्स की बात कर रहा हूं, फोर्स वाला अननोन, ठीक है, जो दिक्कत कर रहा है आपको, तो आप ना उसी पॉइंट के अबाउट ना मोमेंट इक्वेशन बात कर लो। समझ रहे हैं क्या बात को? तो वो उस इक्वेशन में वो फोर्स पिक्चर में ही नहीं आएगा, तो देख लिए उसी पॉइंट सी के अबाउट हमने मोमेंट की बात की है कि नहीं, जिस फोर्स में F2 फोर्स एक्ट कर रहा था। क्लियर है? तो ये हमको फिर दिक्कत ही नहीं किया। फिर बताइए कहीं पे दिख रहा है क्या, दिक्कत करने के लिए आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना। तो ये क्वेश्चन कितना आसान था, लेकिन मैं फुल्ली कॉन्सेप्ट की डिस्कस किया, फुल्ली कॉन्सेप्ट की। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप है ना हमेशा ये सेकेंड अप्रोच में ऐसा जाएंगे। क्लियर है बात? फील कर पाए क्या? अरे फील कर पाए क्या बताइए? फीलिंग इज इंपॉर्टेंट। बिल्कुल फील कर पाए सर, बिल्कुल फील कर पाए। ओके, तो चलिए भैया आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की डिस्कस करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, राइट। तो ये पूरा का पूरा आपके पास इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन के कंसेप्ट के ऊपर था क्वेश्चंस। अब हम लोग बात करते हैं इधर आप आगे के क्वेश्चंस लैमिस थ्योरम के ऊपर। ओके फाइन। तो क्वेश्चंस जो है भैया CGPSC पॉलिटेक्निक लेक्चर 2017 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चंस है, राइट। तो ये लैमिस थ्योरम के ऊपर है, बड़ा गजब का इस क्वेश्चन में आपको फीलिंग आएगा, देखिएगा मजा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, राइट। पिक द ऑड स्टेटमेंट आउट विथ रिगार्ड टू लैमिस थ्योरम फ्रॉम फॉलोइंग। क्लियर है? ओके, तो ऑड स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, समझ रहे हैं क्या बात को? तो किसी के अगेंस्ट में आप बात कर रहे हो, क्लियर, दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑड स्टेटमेंट। उसको आपको आउट करना है, बाहर करना है। समझ रहे हैं बात को? ये देखो नंबर ऑफ स्टेटमेंट, तो ऑड स्टेटमेंट क्या होगा, किसके रिगार्डिंग? लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम के लिए आप जो भी बात करते हो, यदि उसके फेवर में बात कर रहे हो, राइट, मतलब जैसा लैमिस थ्योरम बोलता है वैसा ही बात कर रहे हो, तो वो आप क्या बात करो, उसके फेवर में बात कर रहे हो। क्लियर है बात? ओके, लेकिन उसके अगेंस्ट बात करो मतलब ऑड बात कर रहे हो आप। तो ऐसे क्या क्या वो बातें हैं जो ऑड बातें हो रही है, ऐसे क्या क्या वो स्टेटमेंट है जो ऑड स्टेटमेंट है, किसके रिगार्डिंग? लैमिस थ्योरम के रिगार्डिंग। ये बात आपको अलग करना है, ये बात आपको अलग करना है, और वही बात आंसर होगा। समझ रहे हैं क्या बात को? वही बात आपके आंसर होगा। क्लियर? जो फेवर में होगा वो हमारा आंसर नहीं होगा, ऑड स्टेटमेंट वाला आंसर में होगा। वही तो पूछ रहे ना, पिक द ऑड स्टेटमेंट। वेरी केयरफुली ऑड स्टेटमेंट को पिक करना, आपको निकालना है, छांटना है, आपको छांट के बताना है, मतलब आंसरिंग करना है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो बताइए आप मेरे को कि लैमिस थ्योरम क्या कहता है भैया, कि 3 होना चाहिए क्या? कोप्लेनर। 3 होना चाहिए कोप्लेनर, 3 होना चाहिए कनकरेंट, और 3 होना चाहिए नॉन कोलिनियर। क्लियर है? ओके, तो अब मैं यदि आपसे पूछूं कि एज पर द लैमिस थ्योरम 3 कोप्लेनर फोर्सेस होना चाहिए, तो मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? अरे बिल्कुल सही बोल रहा हूं भाई, फेवर में बात कर रहा हूं लैमिस थ्योरम के। हालांकि मैं कनकरेंट नॉन कोलिनियर भले नहीं बोलूंगा, लेकिन यदि मैं बोलता हूं कोप्लेनर, मतलब मैं क्या फेवर में बात कर रहा हूं, ऑड बात नहीं कर रहा हूं मैं। यदि मैं बात करता हूं क्या 3 कोप्लेनर और 3 कंकरेंट फोर्सेस होना चाहिए, मतलब जो 3 फोर्सेस है वो कोप्लेनर भी होना चाहिए, कंकरेंट भी होना चाहिए। सिर्फ इतना बस बोल देता हूं, तब भी मैं क्या बोल रहा हूं
कि मैं ना लैमिस थ्योरम के फेवर में बात कर रहा हूं, समझिएगा। अभी और भी क्वेश्चन आएगा, और भी क्वेश्चन आएगा, क्लियर, उसको और कनेक्ट कर पाएंगे। क्वेश्चंस की जो स्टाइल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं डियर, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके एग्जाम में, लेकिन कंसेप्ट विल बी दी सेम। आपको आंसरिंग करना आना चाहिए, तो ये तभी पॉसिबल जब आपका प्रैक्टिस गजब का है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को लेके, क्लियर है। यदि मैं सिर्फ बात करता हूं 3 कोप्लेनर कंकरेंट होना चाहिए ऐसा बोलता है लैमिस थ्योरम, ऐसा यदि मैं बोल रहा हूं तो मैं लैमिस थ्योरम के फेवर में बात कर रहा हूं। हालांकि मैं नॉन कोलिनियर की बात नहीं किया, लेकिन ये दोनों की बात कर रहा हूं, मतलब मैं और तो बात नहीं कर रहा हूं ना, उसके फेवर में बात कर रहा हूं। तीनों बात करते हैं तो सर कोप्लेनर, कंकरेंट, नॉन कोलिनियर, 3 फोर्सेस है, वो कोप्लेनर होना चाहिए, कंकरेंट होना चाहिए, नॉन कोलिनियर होना चाहिए, ऐसा यदि मैं बोल रहा हूं तब भी मैं क्या बोलूं पता है, मैं ना लैमिस थ्योरम के फेवर में बात कर रहा हूं, ऑड में बात नहीं कर रहा हूं मैं। इज दैट क्लियर? समझ पाए आप? बिल्कुल सर। तो आइए इसमें से हम छांटते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ऑड है, कौन सी बातें ऑड है। तो लैमिस थ्योरम तो ये समझ में आता है आपको, ये लैमिस थ्योरम हो गया, लैमिस थ्योरम, बिल्कुल ये लैमिस थ्योरम ऐसा कहता है। ओके, ऑप्शन ए, द थ्योरम इज अप्लाइकेबल ओनली इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, लैमिस थ्योरम ये भी तो बात करता है क्या डियर, ये तो फोर्सेस के लिए बात किया, और ये फोर्सेस के लिए ये भी बात करता है क्या, इक्विलिब्रियम। ये फोर्सेस जब वेट करेगा बॉडी में तो उसको होल्ड करके रखता है इक्विलिब्रियम, क्लियर है बात। तो जैसे कि अभी मैं जस्ट बोला कि नंबर ऑफ कंडीशंस होते हैं भैया, तो उनमें से जो कंडीशंस होते हैं उसको यदि आप बात करो मतलब फेवर बात करें, तो यहां पे यदि मैं इन थ्री कंडीशंस के साथ साथ और मैं बात करता हूं क्या, इक्विलिब्रियम, बताइए तो, इक्विलिब्रियम की भी बात करता हूं, क्लियर है बात? ओके, तो भी आप क्या बोलेंगे सर आप फेवर में ही बात कर रहे हैं लैमिस थ्योरम के, बिल्कुल सही बात, ऑड में तो बात नहीं कर रहे हैं। ओके फाइन, बिल्कुल क्लियर बात। तो ये ऑड होगा कि फेवर में बात कर रहे हैं हम लोग लैमिस थ्योरम के, क्लियर है बात? ओके, तो आपको समझ में आना चाहिए कि लैमिस थ्योरम में भैया बॉडी के इक्विलिब्रियम की बात होती है, बॉडी की इक्विलिब्रियम की बात होती है, क्लियर। तो ये तो ऑड नहीं है, ये तो ऑड नहीं है, क्लियर बात, ये ऑड नहीं है। ऑड वाले को छांटना है मेरे को, ऑड वाले को छांटना है, ऑड वाले को छांटना है, तो ये तो नहीं है, क्लियर बात, ऑड नहीं है ना। बी की तरफ जाते हैं, द थ्योरम इज अप्लाइकेबल फॉर पैरेलल फोर्सेस, थ्योरम इज अप्लाइकेबल फॉर पैरेलल फोर्सेस। तो बताइए, आप कंकरेंट की बात कर दिए तो मतलब ये समझ में आना चाहिए आपको कि पैरेलल की तो बात कर ही नहीं पाएंगे आप, क्लियर है बात? और ऐसा बात तो करता भी नहीं है कौन, लैमिस, ऐसा बात तो करता ही नहीं है। तो ऐसा बात नहीं करता मतलब फेवर में बात नहीं हो रही है, ऑड में बात हो रही है, अगेंस्ट में बात हो रही है लैमिस थ्योरम के, मतलब उसी को तो हमको छांटना है जी, पिक आउट करना है, आंसर ही करना है। तो ये बी तो हो सकता है, बी तो हो सकता है, समझ रहे हैं बात को? ऑड का मतलब। ऑप्शन सी, द थ्योरम इज नॉट अप्लाइकेबल फॉर मोर देन 3 फोर्सेस। तो बताइए लैमिस थ्योरम भैया हम 3 फोर्सेस के लिए ही डिफाइन करते हैं कि नहीं करते हैं? 3 फोर्सेस के लिए डिफाइन करते हैं कि नहीं करते हैं, बताइए। ना तो 3 से कम, ना तो 3 से ज्यादा, क्योंकि वहां पे एक ट्रायंगल फॉर्म होता है और ट्रायंगल सेम ऑर्डर का फॉर्म होता है, तो ट्रायंगल को फॉर्म होने के लिए 3 साइड चाहिए और 3 साइड को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 फोर्स चाहिए, ना तो 3 से ज्यादा ना तो 3 से कम, क्लियर बात। तो थ्योरम इज नॉट अप्लाइकेबल फॉर मोर देन 3 फोर्सेस, तो मोर देन 3 फोर्स के लिए ये अप्लाइकेबल नहीं है थ्योरम, मतलब ये लैमिस थ्योरम के फेवर में बात कर रहा है, फेवर में बात कर रहा है, ऑड बात तो नहीं कर रहा है। तो मेरे को ऑड को छांटना है, ऑड को आंसरिंग में लेना है, राइट। तो ये तो फेवर में है सर, इसको तो मैं नहीं लूंगा, ये तो लैमिस थ्योरम के फेवर, बिल्कुल सही बात। द थ्योरम इज नॉट अप्लाइकेबल फॉर लेस देन 3 फोर्सेस, अभी तो जस्ट बोला, ये तो फेवर में बात कर रहा है, ऑड तो नहीं है, बिल्कुल क्लियर बात। द थ्योरम इज अप्लाइकेबल फॉर कोप्लेनर फोर्सेस, तो कोप्लेनर फोर्सेस के लिए तो अप्लाइकेबल है ना भाई, फेवर में बात कर रहे हैं ना, और तो नहीं, तो इसको भी हम नहीं बात करेंगे, आंसरिंग में नहीं लेंगे, क्योंकि हमको पिक करना है, छांटना है स्टेटमेंट को। कैसे स्टेटमेंट? और स्टेटमेंट को
क्लियर बात, आ रही बात समझ, पिक आउट करना है तो वो ऐसा ऑड स्टेटमेंट क्या है, एक ही है भैया, ये वाला एक ही है, ऐसा समझ रहे हैं कि बात को। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? गजब का क्वेश्चन है डियर, लैमिस थ्योरम के पूरा कंसेप्ट इसमें अप्लाई हो गया, बिल्कुल ओके। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आरआरबी जेईई 2019 सेकंड शिफ्ट में फ्रेम किया हुआ ये क्वेश्चन है, क्लियर है बात, ओके। ये भी लैमिस थ्योरम के ऊपर बात करता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स दैट इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री कंकरेंट फोर्सेस, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। सर ये तो क्या, तो सर इसमें क्वेश्चन बताइए, कोई बहुत बड़ी बात हुई ना, ऐसा बात तो कौन करता है बताइए, ऐसा बात कौन करता है? ऐसा बात तो करते हैं भैया लैमिस थ्योरम। क्या करता है बताओ? बॉडी की बात हुई है, इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, थ्री कंकरेंट फोर्सेस की बात हो रही है, राइट। हालांकि कोप्लेनर के साथ साथ नॉन कोलिनियर इस तरह भी बात होते हैं, लेकिन थ्री कंकरेंट फोर्सेस ये तो कंडीशन में से एक है ना लैमिस थ्योरम की, ओके। ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस, राइट। तो ये ना लैमिस थ्योरम, ये क्या है लैमिस थ्योरम है, राइट। अब इसी में लॉ ऑफ ट्रायंगल भी रहता ऑप्शन में, तो फंसते बहुत सारे स्टूडेंट। लेकिन आप यदि मेरा लेक्चर्स देखे होंगे लॉ ऑफ ट्रायंगल का, लैमिस थ्योरम का, तो आप जिंदगी में कभी नहीं फंसेंगे, जिंदगी में कभी नहीं फंसेंगे, क्योंकि लैमिस थ्योरम में इक्विलिब्रियम की बात होती है, लॉ ऑफ ट्रायंगल में इक्विलिब्रियम की बात नहीं होती। और नंबर ऑफ मैं सिमिलरिटी जो डिफरेंस है उसको भी डिस्कस किया हुआ हूं मैं आपसे। इज दैट क्लियर? लैमिस थ्योरम लॉ ऑफ ट्रायंगल के ऊपर, ओके। बिल्कुल सर बिल्कुल, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, बिल्कुल सही बात। ना नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं फिर, ओके। ये रहा भैया स्क्रीन में आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। विच थ्योरम इज यूज्ड फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी अप्लाइड विथ थ्री कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस? तो इक्विलिब्रियम के लिए यूज होगा, वो भी कैसा बताइए? तो थ्री कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस की बात हो रही है। तो यहाँ पे वैल्यूज थ्योरम की बात नहीं करेंगे, ये तो रिजल्टेंट वगैरह के लिए बात होती है भैया, राइट। रिजल्टेंट के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लोकेट करने के लिए, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, अरे क्या ही बात हो रही है। हैमिल्टन थ्योरम, नहीं सर ऐसा तो हम कभी बात ही नहीं की। ये लैमिस थ्योरम ही मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन क्या सी विल बी करेक्ट। और ये जो क्वेश्चन है बिहार जेईई 2016, एसएससी जेईई 2015 दो बार पूछा गया है इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर डियर? ओके, तो चलिए भैया ये रहा स्क्रीन में नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे, राइट। मजा आ रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल मजा आएगा डियर। द लैमिस थ्योरम इज अप्लाइकेबल ओनली फॉर, बताइए ऑप्शन है आपके पास, कोप्लेनर फोर्सेस हो सकता है, कंकरेंट फोर्सेस ये भी हो सकता है, कोप्लेनर एंड कंकरेंट फोर्सेस ये भी हो सकता है, एनी टाइप ऑफ द फोर्सेस। अरे ऐसा थोड़ी ना बात करोगे, ऐसा थोड़ी ना बात करोगे, ये तो नहीं हो सकता। क्लियर है बात? आ रही बात समझ में? तो ऑप्शन ए भी हो सकता है, ऑप्शन बी भी हो सकता है, क्योंकि दोनों कंडीशन की बात करते हैं ना भाई। तो ऑप्शन सी इस बात का इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन बी हो सकता है। क्लियर है? तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर विल बी व्हाट? ऑप्शन सी। ऑप्शन ए नहीं बोलेंगे, ऑप्शन बी नहीं बोलेंगे। यस, ये जो क्वेश्चन है ये तमिलनाडु पीएससी एग्जाम 2015 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है, राइट। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है बी एस सी होगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, बिल्कुल सही बात ना। तो ये लैमिस थ्योरम के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। अब हम लोग एक आध दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं, राइट। तो लैमिस थ्योरम जस्ट लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया पूरे कॉन्सेप्ट का इक्वेशन को कैसे लिखना चाहिए, आपको किन तरह से एंगल को ध्यान देना चाहिए। तो आइए, है ना, ओके। तो चलिए भैया नेक्स्ट प्रॉब्लम की डिस्कस करते हैं, राइट। ये रहा प्रॉब्लम नंबर 14, क्लियर। ये जो प्रॉब्लम है ये आपके पास ओडिशा पीएससी एई एग्जाम, ओडिशा पीएससी एई एग्जाम बेसिकली, राइट, 2016 में फ्रेम किया हुआ प्रॉब्लम है ये, राइट, बिल्कुल। तो आइए जरा इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ओके। इफ थ्री कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस, देखो तो कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस, थ्री कैसा, थ्री देखो वेरी केयरफुली। If three coplanar concurrent forces acting at point O, this is the point O, this is the point O, देखेंगे इस डायग्राम में, है ना, this is the point O, जिस पॉइंट पे ये थ्री कोप्लेनर concurrent forces एक्ट कर रहा है, राइट।
आर इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की भी बात हुई है, बिल्कुल आर इन इक्विलिब्रियम, क्लियर है? ओके, देन रेशियो ऑफ फोर्सेस T1 by T2 एंड T1 by T3, क्लियर है क्या बात? T1 by T2, ओके, T1 by T2 एंड T1 by T3 रेस्पेक्टिवली आर, क्लियर है? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, इन 4 ऑप्शंस में आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, सेलेक्ट करना है, क्लियर बात? तो ये रेस्पेक्टिवली बोला हुआ भैया, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें जैसे देख पाएंगे ऑप्शंस में 2 वैल्यूज गिवन है, राइट, 2 वैल्यूज। तो फर्स्ट जो वैल्यू होगी ये क्या होगी? T1, बताइए, T1 बाई T2, T1 बाई T2, इस तरह से। सेकेंड वैल्यू जो होगी ये T1 बाई T3 होगी। इज दैट क्लियर? समझ पाए क्या बात को? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ पाए। ओके, तो ये डायग्राम यदि विजिबल नहीं होगा तो मैं ना इसको अलग से दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे अलग से, राइट, इधर आइए। तो पहले तो ये बताइए आप मेरे को, ये क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, तो जैसा कि भी मैं जस्ट बताया था, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को यूज करके भी सॉल्व कराया था ना मैं, समझ रहे हैं? जो अभी प्रॉब्लम कराया था जी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो स्टैटिक के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिसमें अननोन फोर्स फाइंड आउट करने की बात होगी, कुछ अननोन वैल्यूज फाइंड आउट करने की बात होगी, तो वहां पे आपके पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है, राइट, या तो लैमिस इक्वेशंस है। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो आप चाहे तो इसको लैमिस इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? यदि आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करने जाएंगे, क्लियर बात, यदि स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करने जाएंगे तो बताइए कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस की बात हो रही, मतलब आपके पास कंकरेंट मतलब 2 इक्वेशन बात होगी, वो भी फोर्स इक्वेशन की बात होगी, क्लियर, और प्लेन की बात हो रही है, तो जी क्लियर है ना? मतलब मूवमेंट वाला तो इक्वेशन बात नहीं होगा, ओनली फोर्स इक्वेशन की बात होगी, और कोप्लेनर यहाँ पे देखो ऑलरेडी बात करके रख दिया। और यदि कोप्लेनर की बात नहीं है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, तो बाय डिफॉल्ट आपको एज अ कोप्लेनर ट्रीट करते हुए सॉल्व करना है प्रॉब्लम को, ऐसा मैं बोला हूं आपको ऑलरेडी। क्लियर है क्या बात? ओके, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो भैया यहां पे आप बात करेंगे समेशन fx इक्वल्स टू 0, आप बात करेंगे समेशन fy इक्वल्स टू 0, इस तरह के 2 इक्वेशन बात करेंगे, राइट? तो इसमें जो फोर्सेस है बेसिकली, ओके, ये रहा भैया T1 फोर्स, ये रहा T2 फोर्स, ये रहा T3 फोर्स, क्लियर बात? तो यहीं पे बताऊं क्या? चलिए यहां आते हैं, ये रहा क्या था देखेंगे, ये T1 T2 T3, ओके फाइन, ये था, ये आपके पास T1 है, ये आपके पास क्या बताइए T2 है, ये आपके पास क्या है T3 है, ऐसी है क्या? T1 T2 T3, ओके फाइन। और एंगल की बात हुई यहां पे, ओके, इस तरह से ये 90 है, ये क्या है बताइए तो 120 150, ये है 120 और ये है भैया 150, इस तरह से समझ रहे हैं क्या बात को? T1 T2 T3 इस तरह से फोर्सेस है, और ये जो डायग्राम आपको क्वेश्चन में गिवन है, यदि विजिबल नहीं होगा तो आप वहां से फिल कर सकते हैं, मैं जो यहाँ पे बनाया हूं। इज दैट क्लियर? ओके, तो आपके पास मैं क्या कहा कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल है, पहला अप्रोच ये जा सकते हैं आप, राइट? तो इसके लिए क्या करेंगे, आप इसको रिजॉल्व करेंगे एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में, समझ पा रहे हैं क्या बात को? एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पे मैं बात करूं तो मैं सभी अप्रोच को बताऊंगा डियर आपको, ये रहा एक्स और ये रहा भैया क्या वाई, इस तरह से, समझ रहे हैं क्या? क्लियर है? ओके, ऐसा आप रिजॉल्व करेंगे, राइट? तो रिजॉल्व करना आपको आता है, रिजॉल्व करना आता है आपको, क्लियर? तो ये फर्स्ट अप्रोच जैसे कि मैं बताया, समेशन fx, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन बात करेंगे, दिस इज x एंड दिस इज y, क्लियर? समझ रहे हैं? ओके, प्लस x प्लस y, ये हो गया माइनस x, ये हो गया माइनस y, इस तरह से, क्लियर? बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही तो बात करेंगे, ऐसा ही तो बात करेंगे, बिल्कुल ना। उसके बाद नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन बात करेंगे, मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, फिर बात करेंगे इक्वल्स टू 0, राइट? फिर बात करेंगे सिमिलरली अलजेब्रिक सम ऑफ वाई डायरेक्शन,
algebraic sum of all the component of forces in y direction equals to 0. ये फर्स्ट अप्रोच होगा. ये क्या होगा बताइए? फर्स्ट अप्रोच, राइट? बिल्कुल. तो अभी मैं आपको सिखाया हूं राइट, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज कैसे करना है करके. तो जो भी अननोन होगा, दो इक्वेशन फॉर्म होगा, तो इस तरह से आप है ना कुछ ऑपरेशन करेंगे. इक्वेशन में ऑपरेशन करना आता है ना आपको, इक्वेशन 1 2 आपस में डिवाइड करने पे, सबस्ट्रैक्ट करने पे, ऐड करने पे, इस तरह से. समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर. यहाँ पे मूवमेंट इक्वेशन की बात नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे डियर, नहीं करेंगे. कॉन्करेंट है ना, कॉन्करेंट है. देखो कॉन्करेंट, ये देखो यहाँ पर भी देख पाएंगे कॉन्करेंट है भाई. तो यहाँ पे मूवमेंट इक्वेशन की बात नहीं करेंगे. बिल्कुल. सेकेंड अप्रोच की बात करेंगे तो हम लोग क्या बात करेंगे? लैमिस इक्वेशन. क्या? लैमिस इक्वेशन. तो हम क्या करते हैं ना, लैमिस इक्वेशन से भी सॉल्व नहीं किए प्रॉब्लम, तो अब लैमिस इक्वेशन से सॉल्व करने जाते हैं. बिल्कुल क्लियर बात. ओके, तो लैमिस इक्वेशन से सॉल्व करने जाएंगे तो आपको पता है भैया, या तो है ना आप क्या बात करो, आउटवर्ड बात करो या फिर इनवर्ड बात करो. तो सबसे पहला काम, आप गिवन 3 कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स को क्या करो, आउटवर्ड में रिप्रेजेंट करो या तो इनवर्ड में रिप्रेजेंट करो. क्लियर बात? तो कल के लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करके रखा हुआ है, राइट? समझ रहे हैं? हो सकता है कभी कभी ऐसा होगा कि 2 फोर्सेस आउटवर्ड है लेकिन 1 फोर्सेस इनवर्ड है. 2 फोर्सेस आउटवर्ड है और 1 फोर्स इनवर्ड है. मतलब आपको क्या करना होगा, उस थर्ड फोर्स को इनवर्ड बनाने जो इनवर्ड है उसको आउटवर्ड बनाने के लिए आपको प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स अप्लाई करना है और उसको आउटवर्ड में बदल दीजिए, राइट? तो मैं हमेशा आउटवर्ड में रखना ज्यादा प्रीफर करता हूं. तो इस क्वेश्चन में जो 3 फोर्सेस है भैया, है ना, ये ना आउटवर्ड में ऑलरेडी रिप्रेजेंट देखेंगे. ये रहा वो पॉइंट, इस पॉइंट से दूर जाता हुआ, इस पॉइंट से दूर जाता हुआ, इस पॉइंट से दूर जाता हुआ. तो ये कैसा है? आउटवर्ड है, जो मैं हमेशा प्रीफर करूंगा, ऐसा मैं बोला हुआ था. सेकेंड काम आपका ये रहेगा कि भैया आप इन 3 फोर्सेस में आपस में एंगल को मेजर कर डालो. तो यहां पे इस क्वेश्चंस में ऑलरेडी आपको वो एंगल का इंफॉर्मेशन गिवन है भैया. T1 T2 के बीच 90 डिग्री, T1 T3 के बीच 150 डिग्री, T2 T3 के बीच 120 डिग्री. इस तरह से क्लियर है? तो ये सेकंड काम भी मेरे को करने की जरूरत नहीं पड़ा. मतलब ना तो मेरे को आउटवर्ड में बात करने की जरूरत पड़ा, अरेंज करने की जरूरत पड़ा, नहीं मेरे को एंगल मेजर करने की जरूरत पड़ा. ये तो ऑलरेडी गिवन है. जैसे अब मैं बात करूंगा लैमिस इक्वेशन बात करूंगा तो आपको वेरी क्लियर होना चाहिए डियर, वेरी क्लियर होना चाहिए क्या कि कैसे लिखना है लैमिस इक्वेशन को. ओके, चलिए बात करें. रेडी? बिल्कुल सर, बात करिए. तो पहले मैं बात करता हूं T1. ये रहा T1, राइट? साइन एंगल की बात करूंगा T2 और T3 के बीच, राइट? तो मैं कौन से एंगल की बात करूंगा भैया? ये वाला एंगल की बात करूंगा. क्यों? क्योंकि यदि मैं T2 और T3 2 रिमेनिंग फोर्स है ना, इनके बीच एंगल की बात करता हूं तो ये तो कट कर दे रहा है इस T1 के वेक्टर को, T1 फोर्स के वेक्टर. तो कौन सा बात करेंगे सर? हम लोग बात करेंगे डियर साइन 120 डिग्री. बिल्कुल. T2 की बात करें तो ये रहा T2 फोर्स, ये देखेंगे ये T2 फोर्स, राइट? तो T1 और T3, राइट, इनके बीच का एंगल बात करेंगे तो एक तो ये वाला बात करेंगे जो कि क्या है बताइए? 150 है. क्या है? 150. या तो आप क्या बात करेंगे? T1 और T3, मतलब ये T1 हुआ और ये T3 हुआ. क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो ये एंगल तो कट कर दे रहा है T2 के वेक्टर को, T2 फोर्स के वेक्टर को. तो हम ना ये वाले एंगल की बात करेंगे. मतलब बताइए, मैं साइन 150 की बात करूंगा क्या? साइन 150. बिल्कुल क्लियर बात. देन T3 की बात कर लेते हैं भैया. T3 की बात कर लेते हैं. तो T3 बताइए तो जरा. ये रहा वो T3. क्लियर? T3 फोर्स, राइट? तो मैं यहां पे क्या बात करूंगा? दिस इज T3. तो रिमेनिंग 2 फोर्स T1 एंड T2. क्लियर बात? तो एक तो ये एंगल की बात कर सकता हूं जो कि 90 डिग्री है, या तो मैं एक और क्या बात कर सकता हूं? ये वाले एंगल की बात कर सकता हूं, ये वाला. समझ रहे हैं क्या बात को? तो ये T3 के वेक्टर को कट कर दे रहा है, देख पाएंगे आप, राइट? तो हम कौन सा बात करेंगे? 90 डिग्री वाला बात करेंगे. ये तो मैं बहुत अच्छे से क्लियर करके रखा हूं यार. ठीक है, प्रॉब्लम में अप्लाई होना जरूरी है कंसेप्ट, तभी आप क्लियर कर पाते हैं. तो भैया
मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे नोट कर लेता हूं मैं, राइट। T1/T2 T1/T3 यही फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बताइए, T1/T2 क्लियर है, ये फाइंड आउट करना है, T1/T3 ये फाइंड आउट करना है, बिल्कुल सही बात। तो दो टर्म का इक्वेशन बनाते जाइए। T1/T2 फाइंड आउट करना है, मतलब मैं इसका और इसका दोनों टर्म्स का एक इक्वेशन बनाऊंगा, दोनों टर्म्स का एक इक्वेशन बनाऊंगा भैया यहाँ पे, राइट। तो T1/T2 फाइंड आउट कर पाऊंगा, क्लियर बात। ओके, तो चलिए अरेंज कर डालते हैं इसको। ये T1 हुआ, राइट, ये T2 को इधर ट्रांसपोज कर दूंगा मैं इस तरह से, राइट। तो चलिए एक बार लिखता हूं मैं, sin 120 की वैल्यू आपको समझ में आना चाहिए क्या होता है। sin 120 की वैल्यू यदि मैं बोल रहा हूं तो क्या होता है जी, sin 120 की जो वैल्यू होगा ये ना sin 60 के इक्वल होता है, ये लो। और क्या की जरूरत पड़ेगा, sin 150 की जो वैल्यू होता है ना, ये होता है भैया आपके पास sin 30 के इक्वल, मतलब 1/2। sin 90 की बात करें तो ये तो यार आपको क्लियर ही होना चाहिए, 1 होता है, बिल्कुल। तो sin 120 की बात करें मतलब √3/2, बिल्कुल। देन ये क्या हो जाएगा T2। देन sin 150 की बात करें तो बताइए तो जरा, sin 150 मतलब 1/2, बिल्कुल क्लियर बात। ओके, देन T1/T2 को इधर आप ट्रांसपोज कर दिए तो ये क्या हो जाएगा भैया, √3/2, क्लियर है, ऊपर जाएगा, डिवाइड में 1/2 तो ऑलरेडी है, राइट। तो आपको पता है कि this 2 will be this 2 कैंसल हो जाएगा भैया, तो आप क्या बोल पाएंगे कि this T1 डिवाइडेड बाय this T2 इक्वल्स टू ओनली √3 बचेगा क्या, यस, दिस विल बी आवर आंसर, दिस विल बी आवर आंसर। ओके, समझ पा रहे हैं क्या बात को। तो T1/T2 की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर लिया, इज दैट क्लियर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू √3। तो ना अब यहां पे देखिएगा, इस क्वेश्चंस में आपको T1/T2 की वैल्यू यदि आप फाइंड आउट कर पाए, जैसे कि हमने फाइंड आउट कर लिया, यही बस फाइंड आउट कर पाए, और ना आप इस क्वेश्चन को आंसरिंग कर सकते हैं। T1/T3 की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है। तो जैसा कि मैंने क्या कहा भैया, ये पहला वैल्यू रहेगा वो T1/T2 का रहेगा, और जो दूसरा वैल्यू रहेगा वो T1/T3 का रहेगा। तो हमने फाइंड आउट किया √3, तो आप इन 4 ऑप्शन में चेक करेंगे तो √3 सिर्फ ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है। समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है। ओके, तो 110% ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप ना T1/T3 ये नहीं भी फाइंड आउट करते हैं, ना डियर, तब भी ना आप ये 110% वेरी कॉन्फिडेंटली आप इसको आंसरिंग दे सकते हैं। नहीं सर मेरे को ना फाइंड आउट करना है, चेक करना है, तो आइए चेक कर लेते हैं। तो अब मैं क्या बात करूंगा, T1/T3 के लिए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं ना यार, क्या दिक्कत। T1/T3 मतलब ऐसे टर्म की बात करूं जिसमें T1 हो और T3, तो दिस इज द टर्म इन विच T1 इज प्रेजेंट, दिस इज द टर्म इन विच T3 इज प्रेजेंट, क्लियर। तो मैं क्या बोलूंगा, ये वाला टर्म की बात करूंगा और ये वाला टर्म की बात करूंगा, क्लियर है क्या बात। ओके, पहले मैं क्या बात किया था, ये इन दोनों टर्म्स की बात किया था, एक इक्वेशन फॉर्म किया, तो यहां पे मैं इन दोनों की बात कर लेता हूं, मतलब मैं T1 डिवाइडेड बाई sin 120 की बात करूंगा तो √3/2, यस, इक्वल्स टू ये T3 की बात करूंगा तो sin 90 मतलब 1, बिल्कुल क्लियर बात, sin 90 मतलब 1। ओके फाइन, देन ये हो जाएगा T1 डिवाइडेड बाई T3, इधर मैं ट्रांसपोज करूंगा और √3/2 उधर जाएगा तो सिंपली इस तरह से आएगा भैया, राइट। तो इस तरह से मैं T1/T3 भी फाइंड आउट कर रहा है, दैट इज √3/2, तो आप चेक कर सकते हैं, आप चेक करते √3/2, क्लियर है क्या बात। ओके, T1/T3 √3/2, क्लियर है, आ रही बात समझ में, बिल्कुल सर, सुपर, समझ तो आ रहा है। ओके फाइन, नेक्स्ट प्रॉब्लम की डिस्कस करते हैं भैया, राइट। और ये जो प्रॉब्लम है लास्ट प्रॉब्लम होगा हमारा, क्लियर है, राइट। फोर्स F इन द गिवन फिगर इक्वल्स टू, क्लियर बात। तो ये फिगर में आप देख पाएंगे, राइट,
कि 1 किलो न्यूटन का फोर्स है, 1 किलो न्यूटन का फोर्स है जो 60 डिग्री एंगल का बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, और ये वर्टिकल फोर्स डाउनवर्ड लगा हुआ है, दैट इज F, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करने की बात हो रही है। क्लियर? तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिएगा, मैं फिर से बोला, यहां पे कोई मोशन वगैरह की बात हो रही है कि नहीं हो रहा है, अननोन फाइंड आउट करने की बात हो रही है, स्टैटिक का प्रॉब्लम हो गया सर, ये स्टैटिक का प्रॉब्लम हो गया। ओके, तो अननोन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस या फिर लैमिस इक्वेशन। इज दैट क्लियर? ओके, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की बात कर रहा हूं, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैं इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, क्वेश्चन इक्विलिब्रियम में बात हो रही है, तभी मैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करूंगा। क्लियर है क्या बात? ओके, बिल्कुल। क्वेश्चंस में इक्विलिब्रियम का इंफॉर्मेशन है, राइट, तभी मैं बात कर पाऊंगा लैमिस इक्वेशन को भी, क्योंकि लैमिस इक्वेशन इक्विलिब्रियम बात होता है। इज दैट क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तक मैं जो दो प्रॉब्लम कराया हूं, एक प्रॉब्लम जिसको मैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके सॉल्व किया, दूसरा प्रॉब्लम जो लैमिस इक्वेशन यूज करके सॉल्व किया, दोनों प्रॉब्लम में आप फील कर पाएंगे कि इक्विलिब्रियम वर्ड मेंशन था, इक्विलिब्रियम वर्ड मेंशन था, राइट। तो एक और बात मैं आपको वेरी क्लियर कर दूं, स्टैटिक का प्रॉब्लम समझ में आएगा आपको, मतलब जो क्वेश्चन है वो स्टैटिक का है, वो समझ में आएगा कैसे, यदि उसमें किसी भी तरह का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इस तरह की बात नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रॉब्लम स्टैटिक का है। इतना सा बात क्लियर? तो स्टैटिक के प्रॉब्लम को डील करना है, राइट, तो चाहे क्वेश्चंस में इक्विलिब्रियम मेंशन हो चाहे ना मेंशन हो, राइट, वहां पे अननोन को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे, राइट। वो बाय डिफॉल्ट हम कंसीडर करेंगे कि वो जो प्रॉब्लम है वो इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम है, तो हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन की बात करेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन या फिर लैमिस इक्वेशन। इज दैट क्लियर? तो लैमिस इक्वेशन के लिए कंडीशन है भैया कि वो 3 फोर्सेस के लिए ही है वैलिड, 3 कॉन्करेंट फोर्सेस, कोप्लेनर फोर्सेस, नॉन कोलिनियर फोर्सेस के लिए ही वैलिड है। समझ रहे हैं? ओके, लेकिन 3 से ज्यादा है या फिर 3 से कम है तो फिर आप क्या करेंगे? अरे स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन की तरफ जाइए, आपके पास तो डिफरेंट केसेस में डिफरेंट कंडीशंस के लिए है ना स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। समझ पा रहे हैं क्या बात को? फील कर पा रहे हैं? तो आप और नंबर ऑफ क्वेश्चन से सॉल्व करते जाएंगे ना, राइट, तो और फील कर पाएंगे। क्लियर है? तो वो इक्विलिब्रियम वाला बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, राइट। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम वर्ड मेंशन नहीं होता है, तो यहां पे देख पाएंगे आप, यहां पे मेंशन नहीं है, तो आप इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन सॉल्व करिए या तो आप लैमिस इक्वेशन से सॉल्व करिए, आंसर तो आ ही जाएगा, आंसर तो आ ही जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर डियर? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो चलिए मैं दोनों से सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ क्या, लैमिस इक्वेशन से सॉल्व करता हूँ ना। ओके, तो मेरा फर्स्ट काम क्या रहेगा भैया, मैं ना इन फोर्सेस को आउटवर्ड में बात कर लेता हूं, 3 फोर्सेस को आउटवर्ड में, तो ये तो आउटवर्ड में है सर, दिस इज 1 किलो न्यूटन, दिस इज 1 किलो न्यूटन, ओके, बिल्कुल, एंड दिस इज F। ये हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है 60, हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है 60। क्लियर? बिल्कुल। तो यहां पे यदि मैं बात करूं भैया क्या, वर्टिकल एक्सिस, क्लियर बात? तो आपको पता है ये वाला एंगल होता है 30, इफ दिस इज 60 तो दिस इज 30 ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के बीच जो एंगल की बात करोगे वो तो 90 होता है, तो ये 60 है तो इसको 90 होने के 30, तो सर यहाँ भी 30 हो जाएगा। बिल्कुल, इतना तो बात समझ में आना चाहिए, बिल्कुल क्लियर, 30। ओके फाइन, ये वाला एंगल क्या हुआ 90 डिग्री, ये वाला भी क्या हुआ 90 डिग्री। ओके, तो आउटवर्ड में या फिर इनवर्ड में आप रिप्रेजेंट करेंगे, राइट, तो यहाँ पर तो मेरे को नीड नहीं पड़ा, आउटवर्ड में इनवर्ड में ऐसा बात करेंगे तो ऑलरेडी आउटवर्ड में, और मैं तो आउटवर्ड को हमेशा प्रीफर करता हूं, आउटवर्ड को हमेशा प्रीफर करता हूं, आउटवर्ड में है, राइट। तो सेकंड काम ये होगा कि फोर्सेस का आपस में एंगल फाइंड आउट कर लो, तो मैं बात करता हूं यहां से यहां एंगल, तो बताइए तो 90 + 60 कितना, 150, बिल्कुल क्लियर बात, 1 किलो न्यूटन और F फोर्स के बीच का एंगल, बिल्कुल
फिर 1 किलो न्यूटन के बीच का एंगल बात करेंगे तो ये हो जाएगा भैया 30 + 30 मतलब 60 डिग्री। बिल्कुल। फिर यदि मैं बात करता हूं 1 किलो न्यूटन एंड दिस एफ, राइट, एफ और 1 किलो न्यूटन फोर्स के एंगल बात करें तो 90 + 60 अगेन 150 डिग्री। बिल्कुल क्लियर बात। तो लैमिस इक्वेशन आप लिख डालो, लैमिस इक्वेशन लिख डालो, राइट। ये हो गया आपके पास लैमिस इक्वेशन, राइट। लैमिस इक्वेशन लिखेंगे तो क्या बोलेंगे आप, राइट। देखिए तो आप बात करेंगे क्या, 1, बताइए तो एफ के लिए बात करता हूं, सपोज एफ के लिए, तो आपको आप समझ में आना चाहिए मैं कौन सा एंगल बात करूंगा, 60, ये हो जाएगा sin 60 डिग्री। बिल्कुल। फिर ये वाले 1 किलो न्यूटन के लिए बात करूं तो ये वाला एंगल लूंगा मैं कितना, 150, sin 150, बिल्कुल sin 150, ओके सर, फाइन, sin 150 डिग्री, ओके। देन ये कौन सा है, ये 1 की बात किया, देन ये वाला 1 किलो न्यूटन की बात करता हूं तो ये भी हो जाएगा sin 150, sin 150, इस तरह से, एज सिंपल एज, राइट। तो कोई भी दो टर्म्स का एक इक्वेशन बना लीजिए। चलिए मैं इसका बात कर लेता हूं, समझ रहे हैं क्या बात को, ओके। तो कैसे बात करेंगे डियर, यहाँ पे आइए जरा इधर से बात करता हूं, ये क्लियर, ये हो जाएगा भैया f डिवाइडेड बाई sin 60 मतलब √3/2 इक्वल्स टू ये 1/sin 150 क्या होता है अभी जस्ट बताया था मैं, sin 30 के बराबर, तो ये हो जाएगा 1/2। बिल्कुल क्लियर बात, ओके। तो आप यहां से दिस टू टू दिस टू कैंसिल कर सकते हैं, तो ये f की वैल्यू बहुत आसानी से आप फाइंड आउट कर पाएंगे, √3 किस में आएगा, किलो न्यूटन में, क्योंकि ये 1 जो है ये वाला, ये किलो न्यूटन में। बिल्कुल क्लियर बात, इस तरह से एज सिंपल एज। ये हो गया क्या आपके पास, बताइए, लैमिस इक्वेशन से सॉल्व किए, राइट। तो आंसर आया आपके पास ए, बिल्कुल आंसर आया आपके पास ए, फाइन। नाउ अब इसी को मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके सॉल्व करने जाता हूं, तो ये बताइए कैसा है, ये कैसा है, कंकरेंट है कि नॉन कंकरेंट है, कंकरेंट है, मतलब फोर्स इक्वेशन की बात करेंगे तो कितने फोर्स इक्वेशन की बात करेंगे, या तो हम 3 बात कर सकते हैं या तो 2, प्लेन में है तो 2 और डिफरेंट प्लेन में है फोर्सेस जी तो 3। तो यहां पे बताइए मैं आपको क्या कहा कि जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि फोर्सेस डिफरेंट प्लेन में है, फोर्सेस कैसा डिफरेंट प्लेन में, तब तक हमको बाय डिफॉल्ट ये कंसीडर करना होगा कि फोर्सेस कैसा एक प्लेन में है, मतलब कोप्लेनर की बात करेंगे, क्या बात करेंगे, कोप्लेनर की बात करेंगे, क्लियर। और ये कैसा कंकरेंट है, मतलब कोप्लेनर कंकरेंट की बात होगी, और कोप्लेनर कंकरेंट में 2 ही इक्वेशन अवेलेबल है आपके पास, समेशन fx = 0 एंड समेशन fy = 0, इस तरह से। तो कौन सा इक्वेशन बात करूंगा यहाँ पे, इसको आप रिजॉल्व करेंगे तो आपको रिजॉल्व करना है, यहाँ पे 1 किलो न्यूटन का 2 कंपोनेंट आएगा, क्लियर बात। यहां पे इस 1 किलो न्यूटन का 2 कंपोनेंट आएगा, इस तरह से, क्लियर है। तो मेरे को चाहिए भैया ये f, तो सिर्फ ना मैं इस 1 किलो न्यूटन का वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूंगा, इस 1 किलो न्यूटन का वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूंगा। तो किसी भी एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में एंगल की बात कर लो, तो मैं बात कर रहा हूं इस 1 किलो न्यूटन का इस ये 30 डिग्री वाला एंगल की बात कर रहा हूं, राइट। और इस 1 किलो न्यूटन के लिए भी 30 डिग्री एंगल की बात कर रहा हूं, मतलब ये हो जाएगा भैया क्या, 1, बताइए, cos 30 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा, 1 cos 30 डिग्री, इस तरह से, राइट। और ये हो जाएगा 1 sin 30 डिग्री, और ये हो जाएगा 1 sin 30 डिग्री, क्लियर है क्या बात, ऐसे रिजॉल्व करना आ जाएगा क्या, राइट। तो मैं सिर्फ बात करूंगा कौन सा इक्वेशन, मैं बात करूंगा ये समेशन fy = 0 बात करूंगा, इसकी बात करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि मेरे को सिर्फ वर्टिकल में बात करना होगा ना, क्योंकि यहीं पर तो f है जी, ये देखो वर्टिकल y डायरेक्शन में, क्लियर है बात, ओके। दिस इज y, दिस इज x, ओके सर, फाइन। बात करिए फिर, बिल्कुल डियर। तो समेशन fy = 0 की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि अपवर्ड में क्या क्या, देखो 1 cos 30 1 cos 30, ये अपवर्ड में है 1 cos 30 डिग्री प्लस बात करूंगा इसको मैं, यहां पर भी 1 cos 30 डिग्री, बिल्कुल। फिर माइनस का f = 0, ऐसा ही बात करेंगे क्या, बिल्कुल सर ऐसा ही तो बात करेंगे, ओके फाइन। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, cos 30
कितना होगा बताइए तो, राइट। ये हो जाएगा भैया साइन 60 के बराबर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 प्लस ये भी हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/2, बिल्कुल क्लियर बात। और ये f को इधर ले आऊंगा मैं, राइट। तो ये फाइनली f उधर चला गया, राइट। तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3/2, ऐसा होगा क्या बताइए, 2 स्क्वायर रूट 3/2। तो दिस टू कैंसर, यहाँ पे आएगा भैया स्क्वायर रूट 3 ओनली, क्लियर है। तो आगे मैं बात करूंगा तो f की जो वैल्यू होगी बताइए तो स्क्वायर रूट 3 यहां से भी इस तरह से समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है, ओके। तो आप चाहे तो लैमिस इक्वेशन से सॉल्व कर पाए, यहां पे आप चाहे तो यहां से भी सॉल्व कर पाए, दोनों समझ रहे हैं क्या बात को। ये भी आंसर है और ये भी आंसर, एज सिंपल एज, फुल्ली कॉन्सेप्ट का हमने डिस्कस कर लिया डियर, फुल्ली कॉन्सेप्ट का, ओके। तो चलिए फिर, है ना, इसी के साथ मैं लेक्चर को एंड करता हूं। जरूर फीडबैक देना डियर, मैं और भी कुछ क्वेश्चंस का डील करूंगा, राइट, और भी कुछ क्वेश्चन का डील करूंगा। तो यहाँ पे एक चीज ये बताना भूल गया था, ये जो क्वेश्चन 15 है ये इसरो टेक्निकल असिस्टेंट 2016 में फ्रेम किया क्वेश्चन था, क्लियर है, ओके। और इसका जो हमने आंसर निकाला था वो क्या, ए, दैट इज स्क्वायर रूट 3, ओके, बिल्कुल। तो इसी के साथ हम लोग लेक्चर को एंड करते हैं। मैं और कुछ क्वेश्चंस की डिस्कस करूंगा, है ना। मैं पहले ना कुछ और टॉपिक बचा है मॉड्यूल 3 का, उन टॉपिक्स को पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं, कुछ कंसेप्ट और बचे उन कंसेप्ट को डिस्कस कर लेता हूं। दैट इज द फ्री बॉडी डायग्राम की बात करेंगे, राइट, जिसमें मैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स वगैरह भी ये सब बात करूंगा, क्लियर है, आ रही बात समझ में, ओके। तो जरूर फीडबैक दीजिएगा, आपका फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर। तो वीडियो लेक्चर को शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड सर्कल में, गजब का फीलिंग होगा डियर। एक बार मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट पूरा डील कर लिया आपके साथ, तो आपका फीलिंग देखिएगा गजब का होगा, कंसेप्चुअली, राइट। आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, चाहे थ्योरेटिकल प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी चैप्टर का हो, किसी भी टॉपिक का हो, किसी भी जेईई एग्जाम का हो, किसी भी ए एग्जाम का हो, हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। इज दैट क्लियर। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।